हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पढ़ ले जेई पर। मेरा नाम है सचिन और मैं पढ़ाऊंगा आपको फिजिक्स। इस क्लास में हम लोग बेटा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है फिजिक्स का जिसको हम पढ़ने वाले हैं। आपने नाम सुना होगा, नाम है चैप्टर का वेक्टर्स। बेसिकली ये चैप्टर है नहीं फिजिक्स में कोई ऐसा, मैथ्स में आप अलग ही पढ़ते हो, लेकिन क्योंकि हम फिजिक्स में जिन फिजिकल क्वांटिटीज के साथ डील करेंगे उनमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होंगी जो वेक्टर होंगी। आपने नाम जरूर सुना होगा वेक्टर्स का कि वेक्टर 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 क्या है वेक्टर। आज इस क्लास में हम वेक्टर्स को बहुत अच्छे से समझेंगे भी और इसका यूज कहां हम लेते हैं फिजिक्स में आगे, क्योंकि हमारे आने वाले सभी चैप्टर्स में एक भी चैप्टर ऐसा नहीं होगा जहां पे ये वर्ड सुनने को आपको नहीं मिलेगा वेक्टर्स। तो सोचो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है अपने आप में, राइट। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है फिजिक्स का। हालांकि काफी मैथ्स यहां पे यूज होगा, हम बहुत प्यार से इस चीज को कवर करेंगे। वेक्टर्स में हमें इस क्लास में पढ़ना क्या क्या है, हमको वेक्टर्स में सबसे पहले वेक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि वेक्टर होता क्या है। उस समझने के बाद कैसा दिखता है, कैसे हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं, फिजिक्स में कहां यूज होगा और इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज का फिजिक्स में यूज होगा। तो बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज को इस क्लास में समझना है। दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, स्केलर से कैसे अलग है। दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, स्केलर से कैसे अलग है, राइट। तो इन सब चीजों का डिस्कशन इस क्लास में होने वाला है। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। तो शुरुआत करते हैं कि हम सभी लोगों ने ये चीज अच्छे से समझी हुई है कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो स्केलर होती है और बहुत सारी चीजें होती है जो वेक्टर होती है। स्केलर जैसे कि मान लो मैं आपको बोलता हूं कि 4 किलोग्राम आलू ले आओ, ठीक है। 4 किलोग्राम कोई भी चीज है, आलू है, आलू लिख देते हैं, चलो ठीक है भाई। 4 किलोग्राम आलू का मतलब है कि इंफॉर्मेशन जो यहां पे आपको मिली है वो इंफॉर्मेशन अपने आप में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। सर इंफॉर्मेशन कैसे कंप्लीट और इनकंप्लीट होगी, फिजिक्स की भाषा में कैसे समझा जाए, सुनो ध्यान से। अगर मैंने कहा 4 किलो आलू, अपने घर से बाहर निकले, मम्मी ने बोला कि 4 किलो आलू ले, हालांकि बहुत ज्यादा होते हैं 4 किलो आलू, बट ठीक है एग्जांपल के लिए मान लेते कि 4 किलो आलू आपको लेके आने। आप जाके बोलते हो शॉपकीपर को कि भैया 4 किलो आलू दे दो, वो आपको 4 किलो आलू दे देता है। तो जो इंफॉर्मेशन आपने दी वो इंफॉर्मेशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब उसको समझ में आ गया कि आपने क्या मांगा और उसने एग्जैक्टली सेम अमाउंट आपको दे भी दिया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहां पे इंफॉर्मेशन जो नीडेड थी वो सफिशियंट भी थी। जो इंफॉर्मेशन आपने दी वो इंफॉर्मेशन सफिशिएंट थी और काफी पर्याप्त थी, जिसकी वजह से वो लेन देन पॉसिबल हो पाया, राइट। अभी 4 किलोग्राम आलू से मेरा कहने का क्या मतलब है, आलू जो है ना, ठीक है, उसको आप किलोग्राम में मेजर कर रहे हो। किलोग्राम किसकी यूनिट होती है बेटा? मास की, ठीक है। और ये लिखा जो हुआ है किलोग्राम, ये क्या लिखा हुआ है? ये यूनिट लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके पहले हमेशा एक नंबर होगा, जैसे 2 किलो चीनी, 1 किलो मैंगो, जो भी है। मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, सबको पता है। किलोग्राम में मेजर किया हमने, उसके पहले एक नंबर होगा, ठीक है। इस नंबर को हम बोल रहे हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोल रहे हैं? मैग्नीट्यूड। फिजिक्स की भाषा में इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि ये नंबर जितना बड़ा होगा ना, ये क्वांटिटी उतनी ज्यादा बड़ी होगी। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कितना। आज के बाद आप मैग्नीट्यूड वर्ड सुनो तो आपके दिमाग में सेंस आना चाहिए कितना। जैसे मैंने बोला कि इस चीज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इस चीज का मैग्नीट्यूड कम है, ठीक है। इसका मतलब ये वाली चीज ज्यादा है, कितना है? ज्यादा है, बस सिंपल सी बात। जैसे मैंने कहा कि ये दो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी लेंथ कम है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं जब इसको मेजर करूंगा तो इसकी लेंथ का मैग्नीट्यूड इसकी लेंथ की मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा। जैसे कि मैं इसको मेजर करता हूं स्केल पे, ये मान लो 15 सेंटीमीटर की है तो ये 10 सेंटीमीटर की होगी। अगर सेम यूनिट में मैं इनको चेक कर रहा हूं, सेंटीमीटर स्केल पे अगर मैं इनको चेक करूं, इनकी लेंथ को मेजर करूं, तो इसकी लेंथ जो है 15 सेंटीमीटर आएगी, इसकी लेंथ हो सकता है 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आए। तो जो नंबर है 15, 10, वो नंबर इसका बड़ा है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है और आपको दिख भी रहा है कि इसकी लेंथ बड़ी है। तो कितना कितना का सेंस है ना, वो मैग्नीट्यूड का सेंस है बेसिकली। आपके दिमाग में जब भी कोई चीज है ना, कितना बड़ा या छोटा, कितना, तो मैग्नीट्यूड बड़ा तो भाई बड़ी चीज हो गई, सेंस बड़ा आएगा आपको। और मैग्नीट्यूड कम तो वो चीज छोटी हो गई, उसका मैग्नीट्यूड कम हो गया, मतलब वो चीज जो है क्वांटिटी जो है वो कम है। बेसिकली इसका मीनिंग ही पूरा क्वांटिटी से मैग्नीट्यूड का ये यही बताएगा कि कोई क्वांटिटी बड़ी है या छोटी है। दो क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा वो क्वांटिटी बड़ी, जिसका छोटा होगा वो छोटी, बस सिंपल, ठीक। अच्छा,
अब इंफॉर्मेशन पे वापस से आते हैं। भाई मास को मेजर करने के लिए या मास की इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए हमें किसी डायरेक्शन की तो जरूरत नहीं पड़ी ना? बिल्कुल। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनको हम डायरेक्ट मैग्नीट्यूड से ही क्या कर सकते हैं बेटा? स्पेसिफाई कर सकते हैं, जिनको हम मैग्नीट्यूड से ही बता सकते हैं, जिनके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती। होती है क्या? नहीं होती। सिंपल सी बात है। इन क्वांटिटीज को कहा जाता है स्केलर क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिन क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, जिन क्वांटिटीज को बताने के लिए, जिन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कभी भी डायरेक्शन का सेंस जरूरी नहीं लगेगा और कभी भी डायरेक्शन की हमें जरूरत होगी नहीं, उन क्वांटिटीज को कहते हैं स्केलर। जैसे कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज ए स्केलर। भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की आपको दूरी पूछी जाए, या आप घर जा रहे हो, आपसे पूछा कि कितने कदम चले, आपने बोला 150 कदम। अब मैंने ये तो नहीं पूछा कि किस डायरेक्शन में चले, ये तो नहीं पूछा कि डायरेक्शन कितनी बार चेंज हुई। मेरे को समझ में आ गया कि आप हाँ ठीक है बढ़िया है 150 कदम चले, मतलब मेरे को एक मैग्नीट्यूड पता चल गया। अगर आप कहीं और जा रहे हो, मैं पूछूं आपसे कि आप चल के आ रहे हो, कि आप कितने कदम चल के आए हो, आपने कहा कि 200 कदम चल के आया हूं मैं, 200 स्टेप्स, तो मेरे को पता चल जाएगा जो आपका मैग्नीट्यूड है 200 बड़ा हो गया, पिछला 150 था, तो मेरे को पता चल जाएगा कि अब आप ज्यादा चल के आए हो, आपने ज्यादा दूरी कवर की, ज्यादा डिस्टेंस कवर किए, तो मैग्नीट्यूड से काम हो जाता है। यहां पे देयर आर क्वांटिटीज जिनको हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से स्पेसिफाई कर सकते हैं, जिनके लिए डायरेक्शन के सेंस की जरूरत नहीं होती है, उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। अब मैं आता हूं वेक्टर्स पे। ठीक है, वेक्टर क्या होता है? ठीक है, वेक्टर ऐसी क्वांटिटीज होती हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड भी होगा, ठीक है, एंड डायरेक्शन भी होगी। मतलब यहां पे बिना डायरेक्शन के बेटा आप लोग क्या नहीं कर सकते हो? इंफॉर्मेशन को सफिशिएंट नहीं मान सकते हो। यहां किसी भी चीज को स्पेसिफाई करने के लिए आपको डायरेक्शन जरूरी होगी, डायरेक्शन का सेंस जरूरी होगा। जैसे कि मैंने कहा कि एक पॉइंट है यहां पे ए, ठीक है, और एक पॉइंट है यहां पे बी। ठीक है, ए से बी पे जाने के इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि ए से बी पे जाना है शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल करके। तो आपने दिमाग लगाया कि शॉर्टेस्ट पाथ तो सर हमें समझ में आता है, इतना तो देखो पता है, ये होता है शॉर्टेस्ट पाथ। ए से बी पे गया मैं, तो दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, सिंपल एकदम, है ना? हाँ, अब इस शॉर्टेस्ट पाथ पे जाने के लिए आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। अगर आप ए से इधर निकल जाते तो कभी भी बी पे नहीं पहुंचते, इधर निकल जाते तो कभी भी बी पे नहीं पहुंचते, शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग। तो आपको सिर्फ इधर ही चलना पड़ेगा। तो आप बताओगे कि अगर आपको ए से बी पे पहुंचना है शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग, तो यू हैव टू मूव राइट ऑफ द ए। तो एक डायरेक्शन की जरूरत हुई या नहीं हुई? सोच के देखो, हुई या नहीं हुई? राइट ऑफ द ए, एक राइट में चलना पड़ेगा, तब बी पे पहुंचोगे शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग। और शॉर्टेस्ट पाथ को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। दैट इज द रीजन डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्लियर सभी लोगों को? अच्छा, मैं बोल दूं आप लोगों से कि मैंने एक डब्बा रखा हुआ है, उस डब्बे पे फोर्स लगाया, तो बताओ डब्बा किधर चलेगा? ठीक है, बात समझ में आई? मैंने कहा कि ऐसे टेबल पे एक डब्बा रखा हुआ है, मैंने आपको बोला कि मैंने डब्बे पे फोर्स की यूनिट पता होगी 10 न्यूटन। मैंने कहा मैंने डब्बे पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, बताओ डब्बा किधर मूव करेगा? अब आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड तो बता दिया मैंने 10 न्यूटन, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं बताई। सोचो क्या नहीं बताया? मैंने फोर्स की डायरेक्शन नहीं बताई, क्योंकि अगर मैं 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाऊंगा तो डब्बा इधर चला जाएगा, अगर मैं 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाऊंगा तो डब्बा इधर चला जाएगा। समझ रहे हो क्या कहने की कोशिश करो? आगे से लगाऊंगा तो डब्बा पीछे चला जाएगा, पीछे से लगाऊंगा तो आगे चला जाएगा। तो फोर्स को भी समझने के लिए हमको डायरेक्शन का सेंस होना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज के लिए जिसको हम मेजर करना चाहते हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन को हम समझना चाहते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको अगर हम समझना चाहते हैं, तो वो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली दो प्रकार की होगी, या तो स्केलर होगी या फिर वेक्टर होगी। ठीक है, अगर हमें मैग्नीट्यूड से ही जो जानकारी है वो सफिशिएंट लग रही है, जो समझ आ रही है हमें, उस क्वांटिटी को हम कह देंगे स्केलर। और मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर मुझे एक डायरेक्शन के सेंस की भी जरूरत है, अब वो तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की अलग अलग डेफिनेशन होगी। सिंपल सी बात है भाई,
फोर्स की डेफिनेशन अलग होगी, डिस्प्लेसमेंट की अलग होगी, वो डेफिनेशन से फील आएगी आपको, ठीक है, धीरे धीरे। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर मुझे डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ रही है तो डेफिनेटली दैट क्वांटिटी इज अ वेक्टर, दैट कैन बी अ वेक्टर। अभी धीरे धीरे आएंगे हम लोग ऐसी क्वांटिटीज पे भी बात करेंगे जिनमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी, बट स्टिल दे आर नॉट वेक्टर। क्योंकि वेक्टर बनने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसको फॉलो करना होता है हर एक फिजिकल क्वांटिटी को, अगर वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है तो। भाई मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, डायरेक्शन होगी उसकी। तीसरी चीज, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करनी चाहिए वो चीज। क्या बेटा? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करनी चाहिए वो क्वांटिटी, ठीक है। ये क्या होता है ये हम इसी क्लास में सीखेंगे, डोंट वरी, इसी क्लास में सीखेंगे। तो समझ में आया, ऐसी क्वांटिटी जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, दे आर स्केलर। जिनमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन भी हो और साथ में वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे, दोज क्वांटिटीज आर वेक्टर। फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, ये सारी की सारी जो क्वांटिटीज है ना, बिना डायरेक्शन के इनको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये क्वांटिटीज वेक्टर है। फोर्स, मोमेंटम, राइट, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, राइट। ये सारी चीजें छोटी छोटी जो आपने सुनी हुई, शायद टॉर्क आपने नहीं सुना हो, शायद एंगुलर मोमेंटम आपने नहीं सुना हो, तो मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। धीरे धीरे फिजिक्स में हम जानते चले जाएंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर हम नई नई चीजों को समझते हुए चलेंगे, जानते हुए चलेंगे, और हमें इंट्रोड्यूस होती रहेंगी नई नई फिजिकल क्वांटिटीज, जिनमें से कुछ स्केलर होंगी, कुछ वेक्टर होंगी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है स्केलर, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन एंड वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो हो रहा है, तो दोज आर वेक्टर्स, राइट। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट और ये समझने वाली चीज है। सुनना जरा ध्यान से, है ना, ध्यान से सुनोगे ना। हाँ, अगर मेरे को एक वेक्टर ड्रॉ करना है कि सर ठीक है आपने कहा कि ये वेक्टर 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 वेक्टर, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, सही बात बताऊं, इतना तो नहीं आया होगा, होता है, अभी पहली बार आए हैं 11वीं में, है ना, तो धीरे धीरे ही फील आने लगती है चीजों की। तो मैंने कहा यार कि जो वेक्टर है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ठीक है। वेक्टर को हम दिखाते हैं बेटा इस तरह से, ठीक है। ये जो लाइन है ना सीधी, ये कितनी लंबी होगी ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड को बताएगा, ठीक है। मतलब कि ये लाइन है ना, अगर इस लाइन की लेंथ लंबी होगी तो हम कहेंगे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। सुनो अभी ध्यान से, इसको बोलते हैं टेल ऑफ द वेक्टर, यानी कि वेक्टर की पूंछ है ये वेक्टर का हेड, हेड ऑफ द वेक्टर, ठीक है, ओके। अगर मैंने कहा कि एक लाइन ये है, ये लाइन एक वेक्टर को प्रेजेंट कर रही है और ये एक दूसरा वेक्टर है, तो जिसकी लेंथ लंबी होगी ना वेक्टर की, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, क्योंकि वेक्टर की जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमें एक चीज पता चली कि वेक्टर जो है उसकी लेंथ को कौन रिप्रेजेंट करता है, उसकी मैग्नीट्यूड को कौन रिप्रेजेंट करता है? लेंथ, ठीक है। ये लेंथ, ये वेक्टर है एक तरह का, दिस इज अ वेक्टर, यस दिस इज अ वेक्टर, यही है और कुछ नहीं है। जो लेंथ होगी वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। मेरे को पता है कि ये वाला जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और जो तीर का निशान है ना, ये एरो है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन को। आओ कुछ ड्रॉ करते हैं वेक्टर, ठीक है। जैसे मैंने बोला आप लोगों को कि 5 न्यूटन फोर्स ड्रॉ करो, है ना, और उसकी डायरेक्शन रखो टुवर्ड्स ईस्ट। क्या रखनी है? टुवर्ड्स ईस्ट। ये छोटा सा एक प्रॉब्लम है, इस वेक्टर को ड्रॉ करना चाहता हूं मैं, ठीक है। अब सर न्यूटन को कैसे ड्रॉ करें हम? न्यूटन को स्केल से कैसे ड्रॉ करेंगे? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? हमने ना 1 सेंटीमीटर को, स्केल जो होता है ना अपना सेंटीमीटर स्केल, हमने 1 सेंटीमीटर को 1 न्यूटन मान लिया। क्या मान लिया? 1 न्यूटन मान लिया। ये स्केल है, ठीक है। ऐसा अपना जो अपन यूज करते हैं, ऐसे ऐसे लाइन होती है उसमें, ऐसे ऐसे लाइन होती है उसमें, ऐसे ऐसे लाइन होती है उसमें, ऐसे ऐसे लाइन होती है, राइट। हाँ, तो इस स्केल पे 1 सेंटीमीटर को मैंने माना 1 न्यूटन। तो 5 न्यूटन ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी पड़ेगी, ओके। अब डायरेक्शन क्या रखनी? ईस्ट। बोर्ड पे पता है ना, ऊपर नॉर्थ होती है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट होती है और इधर वेस्ट होती है। तो 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दी मैंने और उसकी डायरेक्शन हेड को कर दिया उसका ईस्ट की तरफ। तो ये जो वेक्टर है ना, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ये 5 न्यूटन को प्रेजेंट करेगी, क्योंकि मैंने बोल दिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन। ये मैंने बोल दिया, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन। तो मैंने बोल दिया भैया ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है,
क्योंकि मैंने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया कि मेरे स्केल पे 1 सेंटीमीटर का मतलब 1 न्यूटन फोर्स। नहीं तो मैं यार फोर्स थोड़ी लगाऊंगा कॉपी में, फोर्स को थोड़ी ना दिखाऊंगा कॉपी में। मैं तो लाइन खींच सकता हूं, और लाइन खींचने के लिए मेरे पास लेंथ है बस, और लेंथ जिसकी ज्यादा होगी वेक्टर की, वो पता ही उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। समझो समझो, रिलेट करो अब चीजों को। मैंने कहा 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन के बराबर है, 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन के बराबर है, तो मेरे को 5 न्यूटन ड्रॉ करना है, तो 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचूंगा। इट मींस इट इज अ 5 न्यूटन फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स ईस्ट। लग गया ना, 5 न्यूटन का फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स ईस्ट। अब मेरे से बोला गया कि एक और काम करो, 10 न्यूटन फोर्स ड्रॉ करो, बना के दिखाओ टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, मेरे को क्या करना है बेटा, एक 10 न्यूटन का फोर्स ड्रॉ करना है टुवर्ड्स नॉर्थ। अब मुझे पता है 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन है, तो इस बार मुझे 10 न्यूटन को बनाने के लिए 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी। अब वो लाइन इससे तो बड़ी होगी, क्योंकि 5 सेंटीमीटर की लाइन थी जो 5 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रही थी। अब मुझे 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी पड़ेगी जो 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगी, राइट। और उसकी डायरेक्शन है नॉर्थ। नॉर्थ होता है अपने बोर्ड पे ऊपर की तरफ, नोटबुक में पता है ना, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, और राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट। ठीक, तो 10 सेंटीमीटर की लाइन खींची और इसकी डायरेक्शन कर दी मैंने नॉर्थ की तरफ। दिस इज अ 10 न्यूटन वेक्टर एक्टिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन। समझे? अब फील आई, थोड़ी थोड़ी फील आई, बिल्कुल आनी चाहिए कि भाई अगर सर मेरे को 10 वेक्टर ड्रॉ करने हैं, तो मैं तो लाइन खींचते खींचते पागल हो जाऊंगा या पागल हो जाऊंगी। भाई लड़की भी हो सकती है, ऐसे थोड़ी लड़का वेक्टर बनाएगा, कोई भी बना सकता है। हाँ, तो भाई मैंने कहा कि यार एक काम करते हैं, आज से ना हम लोग क्या काम करते हैं कि हमको ना ये टू द स्केल बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो सिखाने के लिए मैंने बताया आपको। ये टू द स्केल बनाने की जरूरत नहीं है, या फ्री हैंड बना सकते हो, बस डायरेक्शन का ध्यान रखना, डायरेक्शन एक्यूरेट होनी चाहिए। जैसे मेरे को कहा गया कि 5 न्यूटन का फोर्स बताओ, बना के दिखाओ जिसकी डायरेक्शन है ईस्ट में, तो मैंने एक लाइन खींच दी रैंडम। अब मैंने रैंडम ही तो खींची है, मैंने रैंडम ही तो खींची है, मैंने तो आपको बस फील करवाया कि एक्चुअल में ड्रॉ कैसे कर रहे हैं हम। एक रैंडम लाइन खींच दी, उसकी बस डायरेक्शन ईस्ट में दिखा दी, मैंने कहा ये 5 न्यूटन है। अब मेरे को 10 बनाना है ना, या 6 बनाना है। अगर मेरे को 6 न्यूटन बनाना है तो मुझे बस इससे थोड़ी सी बड़ी लाइन खींचनी है, दिस इज 6 न्यूटन। अगर मुझे 7 न्यूटन बनाना है तो इससे थोड़ी सी बड़ी लाइन खींचनी है, दिस इज 7 न्यूटन। अगर मेरे को सेम डायरेक्शन में 8 न्यूटन बनाना है तो मैं इससे थोड़ी सी बड़ी लाइन खींचूंगा सेम डायरेक्शन में। मतलब फ्री हैंड बनाना, ये आपको स्केल पे नहीं नापना। आपको बोला 5 न्यूटन, आप कुछ भी कोई भी रैंडम लाइन खींचो, उसको 5 न्यूटन बोल दो। भाई मेरा रेफरेंस ये है 5 न्यूटन की लाइन, मतलब 5 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब उसकी डायरेक्शन जो भी बोली वहां बना दो। अब 6 बनाना है तो थोड़ी सी बड़ी कर दो लाइन, 7 बनाना है थोड़ी और बड़ी कर दो। तो फ्री हैंड ही हमको काम लेना है, और इन वेक्टर्स को फ्री हैंड ही ड्रॉ करना है हमें अपने पूरे नोटबुक में। ठीक है, क्लियर सभी लोगों को? फिजिक्स में बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज है जिनको हम पढ़ने वाले हैं, तो वेक्टर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो बेटा हम क्वांटिटीज को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि एक प्रॉपर्टी बनेगी क्वांटिटी की, क्वांटिटी डिफाइन होंगी इस चीज से, और डिफाइन हो रही है तो बेटा पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर की लेंथ जो होती है उसके मैग्नीट्यूड को बताती है। अगर मैं 2 वेक्टर ड्रॉ करूं, जिसकी लेंथ ज्यादा दिखेगी मैं कहूंगा इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ठीक है, जो हेड है वो डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, एक टेल होती है, एक हेड होता है, जैसे टॉस करते हैं हेड टेल, वही सेम कहानी। और डायरेक्शन को हेड से दिखाते हैं, मैग्नीट्यूड जो है वो लेंथ बता देता है। ये रिप्रेजेंटेशन होगा किसी वेक्टर का। ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक की बात? अब बेटा 2 वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो हम लोगों को सीखना है कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि 2 वेक्टर है उनके बीच का एंगल कैसे निकाला जाए, सबसे पहली चीज आपको यह पता होनी चाहिए कि एंगल जो भी लिया जाएगा ना वेक्टर्स के बीच का, ठीक है, वो टेल टू टेल कनेक्ट होने चाहिए। क्या बेटा? टेल टू टेल कनेक्ट होनी चाहिए। कौन? वेक्टर्स। कैसे? सुनो ध्यान से। जैसे मैंने कहा कि एक वेक्टर है, ठीक है, 5 न्यूटन फोर्स है मान लो, ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो मैंने ड्रॉ कर दिया, ये मैंने बोला 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, ये 5 न्यूटन का वेक्टर है। ठीक है, और एक और वेक्टर है, ठीक है, एक और वेक्टर है जिसका नाम है 6 न्यूटन मान लेते हैं, टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल बताना है। 6 न्यूटन ऐसे हो जाएगा टुवर्ड्स नॉर्थ, इन दोनों के बीच का एंगल बताना है हमें। ठीक है, तो कैसे बताएंगे? सुनना जरा ध्यान से सुनना ध्यान से। ये 5 न्यूटन है, ठीक है,
यानी कि अगर मैं स्पेस में इतनी लेंथ का और ईस्ट डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो वो 5 न्यूटन होगा। समझे क्या कह रहा हूं मैं? अरे भाई, अगर मैं इतनी ही लेंथ की एक लाइन खींच दूं और डायरेक्शन भी उसकी इधर ही कर दूं तो क्या ये भी 5 न्यूटन है? हाँ भाई, अगर ये 5 न्यूटन तो ये भी 5 न्यूटन है। मैं इधर खींच दूं ये सेम लाइन, सेम लेंथ की, डायरेक्शन इधर ही रखूं तो क्या ये भी 5 न्यूटन है? हाँ भाई, ये भी 5 न्यूटन है। अगर मैं ऐसे लाइन खींच दूं सेम लेंथ की तो क्या ये 5 न्यूटन है? नहीं, ये 5 न्यूटन नहीं है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अलग हो गई। सुनना ध्यान से, जो ये वेक्टर्स हम ड्रॉ करते हैं फ्री वेक्टर होते हैं। अरे अभी मैंने इधर ड्रॉ किया तो 5 न्यूटन थोड़े ना, ये इधर ड्रॉ करूंगा तब भी तो 5 न्यूटन रहेगा, इधर ड्रॉ करता तो भी 5 न्यूटन रहता, इधर ड्रॉ करता तो भी 5 न्यूटन रहता। बस जो लेंथ है यानी कि मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है वो सेम होनी चाहिए, कहीं भी ड्रॉ करो। तो आप इन वेक्टर्स को क्या कर सकते हो? सेम लेंथ और सेम डायरेक्शन में कहीं भी रिप्लेस कर सकते हो, कहीं भी इनको प्लेस कर सकते हो, स्पेस में कहीं भी रख सकते हो इनको, इट विल नॉट चेंज। ठीक है, क्लियर है? अरे क्या कह रहा हूं भाई, सुनना ध्यान से। पहली चीज जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को एंगल निकालने से पहले, कि जो वेक्टर्स है ना, इन वेक्टर्स को आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो। जैसे मैं इस वेक्टर को उठा के यहां रख सकता हूं और उसमें कोई गलत बात नहीं है, बस मुझे लेंथ सेम रखनी है लाइन की और डायरेक्शन, मतलब हेड जिस डायरेक्शन में ना उसी डायरेक्शन में रखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये होते हैं फ्री वेक्टर। मतलब मैं इतनी लेंथ का और ईस्ट में हेड दिखाने वाला कहीं भी वेक्टर बनाऊंगा तो वो 5 न्यूटन ही होगा। यानी कि इस 5 न्यूटन को उठा के मैं इधर रख सकता हूं, ऐसे मान लो, इधर रख सकता हूं, ऐसे मान लो, ये 5 न्यूटन ही रहेगा भाई, क्योंकि ये तो मेरी मर्जी थी, मैंने इधर ड्रॉ किया, इधर भी तो कर सकता था मैं, इधर भी तो कर सकता था। बस डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दो चीज सेम होनी चाहिए तो वेक्टर सेम रहेगा। ठीक है, अच्छा अब एंगल की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये काम हम करने वाले बार बार, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। अब हम थोड़ी सी एंगल की बात कर लेते हैं। राइट भाई, एंगल जो है बिल्कुल सिंपल सी बात है, टेल टू टेल मेजर होगा। यानी कि अगर मेरे से कहा जाए, क्या कहा जाए, कि दो वेक्टर है आपके पास में भाई, पहला ये रहा और दूसरा ये रहा। ठीक है, ये रहा, बताइए ये एंगल है लेट्स से 30 डिग्री, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अच्छा, वेक्टर को दिखाते तीर का निशान लगा के, अभी बताऊंगा खैर ये सारी चीज भी। अगर ए लिखूंगा सिंपल तो अलग बात होगी, और ए के ऊपर तीर का निशान लगाऊंगा तो ये वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो देखो ए वेक्टर की टेल और बी वेक्टर की टेल मिली हुई है ना, तो ए और बी के बीच का एंगल है 30 डिग्री। एंगल बिटवीन ए एंड बी इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए। बेटा तीर का निशान लगा दिया ना किसी भी चीज पे, वो वेक्टर बन जाएगा। ये बन गया ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 30 डिग्री। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? भाई तीर का निशान लगाने से कोई भी चीज वेक्टर बन जाती है, बस आप ये समझो। टोपी पहना दो, वेक्टर है ना। आपको देखा होगा, आपने टोपी पहन के घूमता है तो उसको वेक्टर बोलते हैं ना। हमारा भी एक दोस्त है, उसको हम वेक्टर ही बोलते हैं। तो कोई भी अगर टोपी लगा के घूम रहा है, मतलब कोई किसी के सर पे तीर का निशान है, वो वेक्टर है। अगर नहीं है, तीर का निशान सिर्फ ए लिखा हुआ है, तो उसका मतलब कुछ और होगा। क्या होगा ये भी पता चल जाएगा। ठीक, पहले हम ये देखते हैं कि मान लो एक ऐसे लाइन खींची हुई है और एक ऐसे लाइन खींची हुई है। ठीक है, ये एंगल है मान लो 60 डिग्री। तो बताओ इन दोनों वेक्टर, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? सोचो सोचो सोचो, क्या होगा इन दोनों के बीच का एंगल? सोचो 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 जरा, क्या होगा इन दोनों के बीच का एंगल? भाई हमने पहले ही कहा है कि वेक्टर के बीच का एंगल जब भी हम निकालेंगे तो हम वेक्टर्स को टेल टू टेल पहले जोड़ना होगा। या तो जुड़े होंगे तो अच्छी बात है, अगर जुड़े हुए नहीं है तो पहले हम टेल टू टेल वेक्टर को जोड़ेंगे। पहले हमको टेल टू टेल क्या करना है, वेक्टर्स को ज्वाइन करना होगा। अब यहां देखो, पहले वाली की टेल पे दूसरे वाले का हेड भिड़ रहा है, पहले वाले की टेल पे दूसरे वाले का हेड भिड़ रहा है, ऐसा ही है। और टेल और हेड के बीच का एंगल 60 डिग्री है। एक्चुअल में टेल टू टेल का एंगल हम जो होता है उसको वेक्टर के बीच का एंगल बोलते हैं। इसको हम ये नहीं बोल सकते कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी 60 डिग्री, नहीं बोल सकते भाई। अच्छा, अब देखो, हमने अभी अभी आपको ये सिखाया कि वेक्टर्स फ्री होते हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं। मतलब इस वेक्टर को एज इट इज उठा के आप यहां रख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ए वेक्टर को उठाया एज इट इज और यहां रख दिया। ये ए वेक्टर है भाई, अरे इसको उठा के बिल्कुल नीचे ले आया, दिस इज ए वेक्टर। ठीक है, और ये जो बी वेक्टर है ना, इसको एज इट इज उठा के लाया और इसकी टेल को यहां पे जोड़ दिया ऐसे, ये बी वेक्टर ही है। अरे ये बी वेक्टर ही है भाई। बी वेक्टर का मतलब क्या है
कि इतनी लेंथ की एक लाइन है, ठीक है, जिसके हेड का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री पे होना चाहिए। ऐसा ही क्या, ऊपर की तरफ, मतलब ये वाली जो लाइन है, ये लाइन जो है, ये एंगल 60 डिग्री होना चाहिए, ये एंगल 60 डिग्री, ठीक है। अरे कोई भी वेक्टर वेक्टर ही रहेगा, सेम ही रहेगा। इसको बस मैंने क्या किया, इसको उठा के थोड़ा यहां रख दिया ताकि मुझे टेल टू टेल एंगल पता चल जाए, क्योंकि हमें तो देखो अब एक ही टेल के साथ बी की टेल आ गई ना, तो हमें टेल टू टेल एंगल निकालना है। ये पूरी लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन होता है उसका एंगल 180 होता है, उसमें से 60 ये है, तो बचा हुआ एंगल कितना हो गया, 120। तो ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री। तो कई बार ऐसा बेवकूफ बनाने वाला डायग्राम आएगा, ऐसे बेवकूफ बनना नहीं है, क्योंकि हम है भी नहीं, हमें कोई कोशिश कर रहा बनाने की, हम है नहीं, और कई बार हम बन भी जाएंगे, तो हमें बनना नहीं है, इसलिए वार्निंग है, ठीक है। ये अपने वार्निंग शॉट रहेंगे कुछ कुछ, उन्हीं से हमको सीख के चलना है ताकि हम गलतियां ना करें आगे, ठीक है, और हमारी लर्निंग बहुत अच्छे से हो, राइट। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि सबसे पहले वेक्टर को, जब भी आपको एंगल के बारे में सोचना है वेक्टर के, तो टेल टू टेल होना चाहिए दोनों वेक्टर। अब क्योंकि हमने अभी पढ़ा, हमें अभी पता चला कि ये तो फ्री वेक्टर है, मतलब इस वेक्टर को मैं सेम लेंथ और सेम डायरेक्शन, मतलब इसकी डायरेक्शन इधर भी नहीं होनी चाहिए, इधर भी नहीं होनी चाहिए, सेम यही डायरेक्शन रहनी चाहिए। यहां पे भी मैं ड्रॉ कर सकता हूं ऐसे, ये भी बी वेक्टर है, ये भी बी वेक्टर है, ये भी बी वेक्टर है, लेंथ सेम होनी चाहिए और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती। देखो बी की डायरेक्शन इधर है ना, तो इधर की इधर ही बनाई है मैंने बी की डायरेक्शन, ठीक है। तो हमें पता चल गया। अब इससे भी आसान तरीका हो सकता था, क्या हो सकता था, ये हो सकता था कि ये जो बी वेक्टर है ना भाई, इसको तो मैं कहीं भी ले जा सकता हूं, फ्री वेक्टर है, तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा आगे खिसका दिया, आगे खिसकाया तो बी वेक्टर ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो अब बी वेक्टर और ए वेक्टर की देखो टेल टू टेल मिल गई, तो ये वाला जो एंगल है वो ए और बी के बीच का एंगल हो गया, सिंपल। तो कभी भी आपको एंगल निकालना है किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच का, अगर उनकी टेल टू टेल नहीं मिली हुई है, तो एक वेक्टर को आप आगे पीछे खिसका सकते हो, जस्ट टू मेक श्योर कि उनकी टेल टू टेल मिल जाए और टेल टू टेल के बीच का एंगल हम मेजर कर पाए। अब याद रखना है, किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच का एंगल है ना, वो 0 डिग्री से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है, और 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता। थीटा क्या है बेटा, थीटा है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, और ये एंगल ना दो वेक्टर के बीच का 0 डिग्री से छोटा नहीं हो सकता और 180 से बड़ा नहीं हो सकता। अब ये आपकी खुद की एक्सरसाइज की समस्या है कि आप सोचो क्यों कोई वेक्टर के बीच का एंगल 0 से छोटा नहीं हो सकता। और आप इमेजिन कर लो, कोई भी प्रॉब्लम इमेजिन कर लो, आप कोई भी प्रॉब्लम इमेजिन कर लो, 0 से छोटा नहीं आएगा दो वेक्टर के बीच का एंगल और 180 से बड़ा नहीं आएगा। टेल टू टेल मेजर करना, बस क्या करना है, टेल टू टेल मेजर करना, बस इतनी सी बात है। तो ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स की बात होगी, कुछ नहीं करना है, टेल टू टेल मिल जाए बहुत बढ़िया बात है, नहीं मिलेगी तो एक को आगे पीछे कर लेंगे भाई, मिल जाएगा जो भी टेल टू टेल मिलेगा एंगल। दिस इज इट एंड दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग, राइट। अब आगे की जो कहानी है बेटा वो काफी सिंपल है, अगर आपको ये समझ में आया ना कि एंगल कैसे निकलता है। आगे की कहानी सिंपल कैसे है कि जैसे मान लो मैंने कहा आपसे कि देयर इज अ वेक्टर ए, और ए वेक्टर को हम ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि इतनी लेंथ और ये डायरेक्शन ये बता रही है कि ये वेक्टर ए है। वेक्टर में दो चीजें होंगी, ये मैग्नीट्यूड वेक्टर का, और ईस्ट की तरफ इसका हेड है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट है, ठीक है। अगर मुझे इसका नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना है, तो नेगेटिव वेक्टर का मतलब है कि सेम मैग्नीट्यूड बस डायरेक्शन ऑपोजिट, यानी कि सेम लेंथ बस डायरेक्शन एग्जैक्टली 180 डिग्री ऑपोजिट कर दो। यानी कि इसका हेड इधर था ना, तो इसका हेड इधर कर दो। दिस इज माइनस ए वेक्टर। माइनस ए वेक्टर का मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बस डायरेक्शन ऑपोजिट। व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर है किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर अगर आपको ड्रॉ करना है, इस समझने वाली बात है, इनकी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो क्या करना है आपको, मैग्नीट्यूड सेम रखना है, डायरेक्शन ऑपोजिट कर दो बस। अब इसमें क्या ही दिमाग लगाना भाई, तो समझ में आने वाली बात है। आपको अगर किसी वेक्टर का, आपको लेट से कोई XYZ कोई भी वेक्टर दे दिया, किसी भी वेक्टर का अगर आपको नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना है तो मैग्नीट्यूड सेम रखो, उसकी डायरेक्शन बदल दो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता छोटा सा MCQ टाइप है ना, कि एंगल बिटवीन
अ वेक्टर एंड इट्स नेगेटिव वेक्टर, किसी वेक्टर और उसी वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा, आप समझ भी पा रहे होंगे। जैसे कि मान लो इन्हीं दो का एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। अब वेक्टर के बीच का एंगल कब निकलता है, जब दोनों वेक्टर टेल टू टेल कनेक्टेड हो, ठीक है। तो ये ए वेक्टर हो गया, ठीक है, ए वेक्टर की डायरेक्शन ईस्ट में और लेंथ बराबर बना दी मैंने, मान लो, ठीक है। और ये है माइनस ए वेक्टर, तो इस माइनस ए वेक्टर को उठा के ले गया मैं, इधर चिपका दिया, ठीक है। कितना एंगल है दोनों के बीच, 180 डिग्री। कितना एंगल है दोनों के बीच, 180 डिग्री। हमेशा याद रखना, टेल टू टेल ज्वाइन करना है वेक्टर को, और टेल टू टेल ज्वाइन करने के बाद जो दोनों लाइन के बीच का एंगल बने, टेल टू टेल ज्वाइन करने के बाद जो दोनों लाइन के बीच का एंगल बने, वही होगा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। अब इससे ज्यादा हो भी नहीं सकता, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा इसको ऐसे झुकाओगे तो फिर मैं इधर वाला एंगल कंसीडर कर लूंगा, वो 180 से छोटा हो जाएगा। दिस वाज द रीजन लास्ट टाइम आई वाज सेइंग कि इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 0। ठीक है, क्लियर है? अरे क्लियर है क्या भाई? सिंपल है एकदम। किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करने का मतलब है सेम मैग्नीट्यूड में जस्ट डायरेक्शन अपोजिट कर दो, और आपको फील भी हो रहा है कि इस वेक्टर को ना हमने एक्चुअल में ऐसे 180 घुमा दिया। इसी वेक्टर को अगर मैंने 180 घुमा दिया तो ये नेगेटिव वेक्टर बन गया। तो भैया किसी वेक्टर में और उसी वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर के बीच का एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि इसी को अगर मैं 180 घुमा दूं तो यही बन जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, किसी वेक्टर में और उसके नेगेटिव वेक्टर में क्या है, वेक्टर में और उसके नेगेटिव वेक्टर में जो एंगल है वो 180 है। अब एक चीज ध्यान रखनी है, मैग्नीट्यूड सेम, मैंने अगेन बोला है मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, ये नेगेटिव वेक्टर होगा। ये चीज आपको याद रखनी है, ये वार्निंग शॉट है अपने। क्या बेटा? मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये लाइन अगर मैं लंबी बना दूं तो आप ये नहीं कह सकते कि ये नेगेटिव ए वेक्टर है। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। ए वेक्टर पहले ड्रॉ करो सेम मैग्नीट्यूड का। नेगेटिव का मतलब जो वेक्टर है ना उसमें डायरेक्शन होता है। नेगेटिव ए वेक्टर का मतलब होगा कि मैग्नीट्यूड तो ए के बराबर ही रहना है, डायरेक्शन ए से अपोजिट कर दो। अब इसमें डायरेक्शन तो ए से अपोजिट हो गई, लेकिन मैग्नीट्यूड ए के बराबर नहीं है। सो दिस इज नॉट अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। खत्म है एकदम। चलो ऐसे धीरे धीरे प्रोग्राम सॉर्ट करना अपन को, बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं। तो प्रॉपर्टीज चल रही है अभी वेक्टर की। एक वेक्टर और उसके नेगेटिव वेक्टर के बीच का एंगल होता है 180 डिग्री। दिस इज क्वाइट क्लियर टू यू, आई थिंक यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है। अच्छा, दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? दो वेक्टर तब इक्वल होंगे इफ दे हैव equal magnitude and same direction। कोई भी दो वेक्टर है, इक्वल मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन है, तो मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन सेम है, तो वो दोनों इक्वल वेक्टर है। जैसे कि मैंने अभी भी बोला आपको कि सुनना ध्यान से, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा ड्रॉ अ वेक्टर। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, उसी के थ्रू हमारी लर्निंग होगी। ठीक है, ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट, मतलब यूनिट का मतलब है कि जो भी मेजर कर रहे हो आप, फोर्स मेजर कर रहे हो तो न्यूटन आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मेजर करो तो मीटर आ जाएगा, ऐसा कुछ है ना। एंड डायरेक्शन 30 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये मैंने क्या बोला इसको समझने की कोशिश करना, उसे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं जिसका मैग्नीट्यूड रखते हैं 5 यूनिट। अब वो लेंथ जितनी भी बोलूंगा उसको मैं 5 यूनिट बोल दूंगा, उससे कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। लेकिन डायरेक्शन है उसकी 30 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये बेटा अपने पास में एक्सिस होती है, राइट।
ऐसी होती है। किसी ने और कुछ तो नहीं पढ़ा? अरे किसी ने और कुछ तो नहीं पढ़ा है? यही होती है एक्सिस। हाँ, अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये होती है बेटा, दिस इज पॉजिटिव एक्स, दिस इज पॉजिटिव वाई, दिस इज नेगेटिव ऑफ वाई, दिस इज नेगेटिव ऑफ एक्स। सबको पता है बात। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अब ये पॉजिटिव 30 है, माइनस 30 नहीं है, पॉजिटिव 30 है। तो जब भी हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो एंगल पॉजिटिव होते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं तो एंगल नेगेटिव होते हैं। इसने कहा 30 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल ऐसे बन गया। मतलब ऐसे कोई लाइन आएगी, ठीक है, ये 30 डिग्री एंगल हो गया, इसको मैंने 5 यूनिट बोल दिया, तो ये बन गया अपना वेक्टर जो हमें ड्रॉ करना था। एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे है और 5 यूनिट उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये बन गया अपना कोई वेक्टर। अब अगर मेरे से कहा जाए कि एक और वेक्टर स्पेस में जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है और डायरेक्शन एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पर है, हर वो वेक्टर इस वेक्टर का क्या होगा बेटा? इस वेक्टर का इक्वल वेक्टर होगा। मतलब ड्रॉ अ वेक्टर, वेक्टर का नाम कुछ भी दे सकते हैं, पी वेक्टर, क्यू वेक्टर, जो भी वेक्टर हमने ड्रॉ किया है। अगर मैं यहां पे एक्स एक्सिस के साथ में 30 डिग्री पे सेम लेंथ की लाइन खींच दूं ना, तो भैया ये वेक्टर और ये वेक्टर बराबर है, दीज आर इक्वल वेक्टर्स। अगर मैं यहां पे एक्स एक्सिस के साथ में 30 डिग्री पे सेम लेंथ की लाइन खींच दूं, तो ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, दीज आर इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर की कंडीशन यही होती है कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, चाहे वो स्पेस में कहीं भी बने, मैग्नीट्यूड उन वेक्टर्स का सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन सेम। ये दोनों कंडीशन अगर फॉलो नहीं हो रही हैं तो दो वेक्टर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। अगेन इट्स अ वार्निंग शॉट। अगर दो वेक्टर इक्वल होना चाहते हैं, उनको ये दो चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, नहीं तो दे कैन नेवर बी इक्वल वेक्टर्स। अगर मेरे को बोला जाए कि दो वेक्टर है, पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, पी वेक्टर की लेंथ मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट, क्यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट। अच्छा, एक कंडीशन फॉलो हो गई, इक्वल मैग्नीट्यूड। जो पी वेक्टर है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और क्यू वेक्टर भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इसका मतलब पी और क्यू एक्चुअल में बराबर है। मतलब वो दोनों वेक्टर सेम ही है, उनका नाम बदल दिया है। वो दोनों वेक्टर एक्चुअल में सेम है। अरे भाई, यूनिट भी, मैग्नीट्यूड भी सेम आ रहा है और डायरेक्शन भी सेम आ रही है, तो दोनों वेक्टर एक्चुअल में सेम ही तो है, नाम बदल दिया है। मतलब गंगाधर ही शक्तिमान है, नाम बदला हुआ है। कोई गंगाधर बोल रहा है, कोई शक्तिमान बोल रहा है, इंसान तो एक ही है, तो बस वो नाम बदल दिया है। मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है दो वेक्टर की, तो भैया नाम अलग अलग है, पी और क्यू, वो दोनों है एक्चुअल में सेम, ठीक है। और हमें इस चीज का ज्ञान होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए, ठीक। सो दिस इज व्हाट वी कैन से इज कंडीशन फॉर इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, राइट। सो दिस वेक्टर, दिस वेक्टर, दिस वेक्टर, दे आर इक्वल वेक्टर्स। आगे मेरी बात समझ में सभी लोगों को? ऐसा तो कोई नहीं जिसको समझ में नहीं आई होगी। चलो अब एक मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन देख लेते हैं वेक्टर का स्केलर से। इसके भी कुछ कंडीशंस होंगे और इसके भी कुछ कंडीशंस के साथ साथ बेटा और भी बहुत सारी चीजें होंगी, इसमें एक्सेप्शन भी आएगा, सुनना जरा ध्यान से। लेट्स से देयर इज अ वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है। लेट्स टेक ए वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर जो है बेटा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड मैं बना रहा हूं, मतलब तीर का निशान यहां नहीं लगाना चाहिए मुझे, ऐसे बता देता हूं। इसका मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट और डायरेक्शन मान लेता हूं पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। मतलब ए वेक्टर है जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये है ए वेक्टर, ए, ये दिस इज ए वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड है 10 और डायरेक्शन है क्या? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ठीक है। मैं इस ए वेक्टर को डिवाइड करना चाहता हूं किसी स्केलर से। स्केलर का मतलब एक नंबर, स्केलर में तो कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर का मतलब एक नंबर। तो सिंपली आई वांट टू डिवाइड दिस ए वेक्टर बाय अ नंबर, ठीक है। तो नाउ लेट्स डिवाइड ए वेक्टर बाय 2 से डिवाइड कर दूं तो अपने पास जो बचेगा वो बचेगा ए वेक्टर बाय 2।
क्या बचेगा, ए वेक्टर बाई 2। ठीक है, अब ए वेक्टर ना उसमें दो चीजें हैं, एक तो मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है। ठीक है, अगर मैं ए वेक्टर को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, डायरेक्शन वही रहेगी, क्योंकि ये एक नंबर ये डायरेक्शन को चेंज कर ही नहीं सकता। ये तो एक नंबर है, ये तो नंबर को घटाया बढ़ा सकता है अगर मैं इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 10 है और उसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए वेक्टर बाई 2 का 5। ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन वही रहेगी। और अगर मैं ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, ठीक है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, कितना है 10 है तो 20 हो जाएगा। तो भैया ये बन गया 2a वेक्टर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो गया 2 से, डायरेक्शन वही रहेगी। तो कभी भी आप किसी स्केलर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो किसी वेक्टर को, सुनना ध्यान से, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड या मल्टीप्लाई होता है, डायरेक्शन सेम रहती है। ठीक है, मैंने क्या कहा, अगर आप किसी भी वेक्टर को डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाता है, डायरेक्शन सेम रहती है। हमने ए वेक्टर लिया था 10 यूनिट मैग्नीट्यूड का। ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2 से तो मैग्नीट्यूड 20 हो गया, बट डायरेक्शन सेम रही, टुवर्ड्स ईस्ट है। अगर इसी को मैं डिवाइड करता हूं 2 से तो मैग्नीट्यूड 5 रह गया, डायरेक्शन सेम है। अब इसमें एक केस आता है, अगर सर किसी नेगेटिव नंबर से इसको डिवाइड किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए, बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, अगर किसी नेगेटिव नंबर से इसको डिवाइड या मल्टीप्लाई किया जाए तो मैग्नीट्यूड तो डिवाइड या मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन सर आपने बोला कि नेगेटिव का मतलब होता है अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर, हमने नेगेटिव वेक्टर पढ़ा था अभी। जैसे कि मैंने क्या किया, अभी एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, लेट्स, ये पहला एग्जांपल था, ये दूसरा एग्जांपल था, अभी तीसरा लेते हैं। लेट्स मल्टीप्लाई ए वेक्टर बाय -2। -2 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वेक्टर बन जाएगा अपना -2a वेक्टर। क्या बन जाएगा, -2a वेक्टर। अब 2 तो एक स्केलर है, इसकी तो कोई डायरेक्शन होती नहीं, ए वेक्टर के आगे नेगेटिव लगा हुआ है, ए वेक्टर के आगे माइनस लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर यहां पे ड्रॉ करना है जिसका मैग्नीट्यूड दुगना होगा ए वेक्टर से। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये कि ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना है जिसका मैग्नीट्यूड दुगना है ए वेक्टर से। -2a वेक्टर का मतलब क्या है, सुन लो ध्यान से। इसका मतलब ये कि सर ये तो ऐसा लिखा हुआ है आपने कि 2 टाइम्स ऑफ -a वेक्टर, ये भी तो लिख सकते हैं इसको। अरे समझ के देखो ना, सिंपल मैथ से तो है। -2a वेक्टर का मतलब क्या है, 2 टाइम्स -a वेक्टर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो बेटा जो ए वेक्टर है उसका दुगना हो गया, लेकिन ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना है, मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। तो इस बार जो वेक्टर ड्रॉ होगा वो ये होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा 2 टाइम्स ए के मैग्नीट्यूड के और डायरेक्शन हो जाएगी ऑपोजिट। ये -2a वेक्टर बन गया। अब हमें एक चीज समझ लेनी चाहिए ध्यान से कि अगर हम किसी पॉजिटिव स्केलर से या पॉजिटिव नंबर से किसी वेक्टर को डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड या मल्टीप्लाई हो जाता है, डायरेक्शन सेम रहती है। लेकिन नेगेटिव नंबर से अगर हम उस वेक्टर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा। देखो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया, डायरेक्शन सेम रही, मैग्नीट्यूड डिवाइड हुआ। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो गया और डायरेक्शन सेम रही। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हुआ लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो गई। सो दीज आर द पॉइंट दैट वी हैव टू रिमेंबर कि पॉजिटिव नंबर से
मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगा ना किसी स्केलर को, तो बस उसका मैग्नीट्यूड ही चेंज होगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा सिंपली, डायरेक्शन सेम रहेगी। लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगा तो मैग्नीट्यूड तो मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा ही होगा, डायरेक्शन ओपोजिट हो जाएगी, एकदम ओपोजिट, नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज द स्टोरी जो यहां तक आप सभी लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आनी चाहिए, मेरे हिसाब से आ भी गई है। तो ये था मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। ठीक है, अब बेटा वेक्टर एडिशन हम लोगों को पढ़ना, अभी तक जो भी हम पढ़ रहे थे वो छोटी छोटी प्रॉपर्टी थी, एक बार रिकॉल कर देता हूं कि वेक्टर जो होता है सिंपली अभी तक तो ऐसा हमने कुछ फिजिक्स के लायक पढ़ा नहीं वेक्टर में, बट जो वेक्टर होता है ना सिंपली दैट इज अ लाइन और उसके एक हेड होता है, उस हेड से आप उसकी डायरेक्शन प्रेडिक्ट करते हो, मतलब बना देते हो कि हाँ भाई ये वेक्टर, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, राइट, दिस इज इट, ऐसा ही था। अब हमें वेक्टर का एडिशन पढ़ना है। क्या होता है वेक्टर एडिशन, सुनो ध्यान से। जैसे मैंने कहा कि बेटा 5 और 3 कितने होते हैं, आप बोलोगे कितने होते हैं, 8, इतने ही होते हैं। मैंने बोला 5 और 5 कितने होते हैं, आप बोलोगे सर 10 होते हैं, इसमें क्या है, ये तो बचपन से करते हैं ना। वेक्टर ऐसे ऐड नहीं होते हैं, वेक्टर्स ऐसे ऐड नहीं होते जैसे नंबर्स को हम आज तक ऐड करते हैं। वेक्टर को ऐड करने का अपना एक तरीका है, और उसमें जो तरीका है ना, उन तरीकों का अपना अपना नाम है। अब ये नई चीजें भूल जाओ, जो कुछ पढ़ा है अभी तक, ये नई चीजें, अब इनको अडॉप्ट करते हैं। ठीक, पहला जो तरीका उसको बोलते हैं हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरे तरीकों को बोलेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क माय वर्ड्स, आज के बाद अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो ना, तो शायद ही कोई मतलब ऐसा दिन होगा जहां आप इनका यूज नहीं कर रहे होगे। डेफिनेटली बहुत ज्यादा यूज इन चीजों को करना है आपको, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर्स को आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते कि 5 न्यूटन और 2 न्यूटन 7 न्यूटन हो गए, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, दोनों वेक्टर किस एंगल पे एक्ट कर रहे हैं ना, इस चीज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो रेडी होते हैं, फिर पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ लेते हैं, फिर पैरेललोग्राम लॉ समझ लेंगे, है ना। दो वेक्टर को जोड़ने का जो तरीका है, ऐड करने का तरीका है, वो क्या है, 2 तरीके हैं। वैसे तो एक और लॉ होता है पॉलीगन लॉ, वो ट्रायंगल लॉ का एक्सटेंशन है, एक्सटेंडेड वर्जन है, उसको भी पढ़ लेंगे। तो पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे आते हैं। चलो हेडिंग सभी लोग डालेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब सुनना जरा ध्यान से, मैंने आपको 2 वेक्टर दिए, सुनना जरा ध्यान से। एक है ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर है ऐसा, ठीक है, इसकी लेंथ है इतनी, विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और डायरेक्शन है इधर। इस वेक्टर में आपको ऐड करना है एक दूसरा वेक्टर, ठीक है, जिसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है ऐसे कुछ 30 डिग्री, ठीक है, और इसको हम कह रहे हैं लेट्स से बी वेक्टर। क्या कह रहे हैं इसको हम, बी वेक्टर। इसका मतलब क्या है, मतलब समझना सभी लोग कि मैंने आपको 2 वेक्टर दिए, एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर, और मैंने कहा कि इन दोनों वेक्टर को ऐड करो और जो एडिशन के बाद रिजल्टेंट आता है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताओ। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत कम काम में लेंगे हम, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल लॉ है वेक्टर को ऐड करने का। यहां रफ काम होगा एकदम से, क्योंकि बेटा मैं एग्जैक्टली लेंथ वाइज तो खींच नहीं सकता, इतना टाइम थोड़ी ना होगा। तो बस थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की, उन प्रॉपर्टीज को अगर मैं यूज करना सीख गया, उन प्रॉपर्टीज को मैंने यूज कर लिया, तो शायद मेरे काम आ जाए ये चीज। नहीं तो मैं बहुत ज्यादा यूज में नहीं लेने वाला ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को, ज्यादा यूज में आएगा मेरे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बट फिर भी पढ़ तो लेते ही है। ठीक, अब इसका एक तरीका है, स्टेप से 22 की, ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड करना है, और सुनना ध्यान से, जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करनी। इसका एक तरीका है, क्या तरीका है, पहला स्टेप ड्रॉ ए वेक्टर, मतलब पहला वेक्टर उसको ड्रॉ करो। ठीक है सर जी, कर देते हैं, ये ए वेक्टर ड्रॉ हो गया, ठीक है, ज्यादा बड़ा हो गया क्या, हाँ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा बस, ठीक है। तो ये दिस इज ए वेक्टर, ठीक है, ओके। अब
पहला वेक्टर ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब कनेक्ट, चलो पहले लिख देते हैं, टेक बी वेक्टर। अब बी वेक्टर को उठाना है, क्या करना है, बी वेक्टर को उठाना है। टेक बी वेक्टर एंड कनेक्ट टेल ऑफ बी, बी को उठाओ और बी की पूंछ को पकड़ो एंड कनेक्ट कर दो टू द हेड ऑफ ए। मतलब पहला वेक्टर लिया, पहले वेक्टर के माथे पे जाके दूसरे की पूंछ रख दो, पहले वेक्टर के माथे पे जाके दूसरे की पूंछ रख दो, यानी कि पहले के हेड पे जाके दूसरे की टेल रख दो। तो इस वेक्टर को मैं लाया, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी इसकी, एज इट इज, मैग्नीट्यूड भी सेम रखना है, क्योंकि मुझे ए वेक्टर में बी वेक्टर ऐड करना है। इसकी डायरेक्शन जरा सी भी इधर या इधर हुई तो ये बी वेक्टर नहीं रहेगा, कोई और वेक्टर बन जाएगा। समझना इस चीज को, इट इज अ बी वेक्टर, क्योंकि इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड एक डिफाइंड वे में, इसलिए इसको मैं बी वेक्टर बोल रहा हूं। अगर ये मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हुआ या डायरेक्शन इधर उधर हुई तो ये कोई और वेक्टर बन जाएगा। तो मैं उठा के लाया बी को ऐसे, एज इट इज, 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 और यहां रख दिया, ठीक है, यहां रख दिया। तो भाई बी की जो टेल है उसको मैंने कनेक्ट कर दिया ए के हेड से, दिस इज बी, ठीक है। ये एंगल 30 था ना भाई, ठीक है। तो मैंने बी को लाया और यहां पे ऐड कर दिया, ठीक। लाइन थोड़ी सी छोटी बनानी चाहिए, ये हो गया बी वेक्टर, ठीक, क्लियर। क्या किया हमने, पहले एक वेक्टर लिया, पहले की टेल पे, पहले के हेड पे दूसरे की टेल रख दी, हेड पे टेल, हेड पे टेल, हेड पे टेल करते चलना है, ठीक है। अब तीसरा जो स्टेप होगा वो क्या होगा, पहले वाले की टेल और दूसरे वाले का हेड, ये फ्री मिलेंगे आपको, इन दोनों को जोड़ देना है। पहले वाले की टेल से दूसरे वाले का हेड जोड़ देना है, जोड़ दो जोड़ दो जोड़ दो, तीसरा स्टेप है भाई, ये तो याद रखने, 3 स्टेप है बस, जोड़ दिया। तो एक ट्रायंगल बनेगा हमेशा। अब जो ये पहले वाले की टेल से दूसरे वाले का हेड जोड़ा है ना, तो ये जो एक वेक्टर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसकी एक लंबाई है, मैग्नीट्यूड है, और इसकी एक डायरेक्शन भी है, देख लो ये है डायरेक्शन, ये अब ये कहीं भी होगी कि हॉरिजॉन्टल के साथ 50 डिग्री पे, 20 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, तो डायरेक्शन तो है, ठीक है। ये जो वेक्टर बना है ना, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई थोड़ी फील, ये जो वेक्टर बना है ये क्या कर रहा है, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन मैं एक सीधी लाइन खींच लेता हूं, ठीक, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर ऐसे कैसे हो गया, हाँ ये नई चीज है, लेकिन ऐसी चीज नहीं है कि समझ में ही ना आए, कुछ भी नहीं किया हमने। एक वेक्टर लो, उसके हेड पे दूसरे की टेल रख दो, इनको चेंज नहीं करना है। देख लो ये ऐसा था तो एज इट इज है, लेंथ भी उतनी है, डायरेक्शन भी उसकी वहीं के वहीं बनाई मैंने, दूसरे को भी एज इट इज उठा के यहां रख दिया। पहले वाले के हेड पे दूसरे वाले की टेल रख दो, और पहले वाले की टेल से दूसरे वाले का हेड मिला दो, और डायरेक्शन दूसरे वाले हेड की तरफ रखनी, ठीक है। अब ऐसे में जो ये पहले की टेल और दूसरे के हेड तक पहुंच के जो वेक्टर बना है ना, इसकी लंबाई है कुछ और डायरेक्शन भी है, देखो तीर का निशान है इधर, नॉर्थ ईस्ट में है कहीं, है ना, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहीं डायरेक्शन। तो ये जो वेक्टर बना है ना, ये दोनों के सम को प्रेजेंट कर रहा है। इसकी लेंथ जो है इन दोनों के एडिशन के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और डायरेक्शन तो आपको दिखाई दे ही रही है। हालांकि मैं बहुत एक्यूरेटली इसकी डायरेक्शन फाइंड नहीं कर सकता हूं, बट हाँ मेरे को इतना पता है इसके पास एक नया वेक्टर बना है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी और इसके पास डायरेक्शन भी है। अगेन लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ये 3 स्टेप है, इन 3 स्टेप को याद रखना है, इतने में काम हो जाएगा मेरे भाई। ये पॉलीगन लॉ की बात हो रही है, ठीक है, मतलब अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें और करनी है। यहीं पे एक छोटी सी चीज और बता देता हूं आप लोगों को, काम की चीज है बहुत, पता चल गया ना। ये एक नया वेक्टर बना है, लेट्स कॉल इट सी वेक्टर, लेट्स कॉल इट सी वेक्टर। तो सी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब
ये ट्राइंगल बन गया, इसलिए इसको हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोल रहे हैं। सुनना ध्यान से, ठीक है भाई साहब। क्या खास बात है सर इस ट्राइंगल में? इस ट्राइंगल में ये खास बात है कि जो एक नया वेक्टर बना है ना, नीला वाला सी वेक्टर, वो सी वेक्टर दो वेक्टर्स के एडिशन को प्रेजेंट कर रहा है। यानी कि सी का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो ए और बी के सम के मैग्नीट्यूड के बराबर है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना, उसके मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो वेक्टर ऐसे ऐड होते हैं, ऐसे ही नहीं हो जाते भाई नंबर की तरह के, हाँ चल 5 है, ये 3 है, 8 हो गए। नहीं, एंगल पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? एंगल पे डिपेंड कर रहा है कि अगर ये एंगल कम होता तो ये वाला बी वेक्टर ऐसे जाता, तो ऐसे आती है वाली लाइन, तो थोड़ा और झुक जाता रिजल्टेंट। ठीक है, अब इसमें खास बात पता है क्या है? सुनना जरा ध्यान से, कि दो वेक्टर तो सीधे सीधे हैं, सीधे सीधे मतलब एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, हेड से टेल मिली हुई है, फिर हेड से टेल मिली हुई है, ऐसे। जैसे ये है ए, इसके हेड से बी की टेल मिली हुई है, लेकिन दूसरा वेक्टर उल्टा है। उल्टा है मतलब वो पहले वाले की तो टेल पे मिल रहा है, दूसरे वाले के हेड पे मिल रहा है। तो ऐसा वेक्टर जो एक वेक्टर की टेल को पकड़े और दूसरे के हेड को पकड़े, वो रिजल्टेंट होगा। किसी भी ट्राइंगल में देख लेना आप, कोई भी ट्राइंगल आपको मिलेगा, उसमें ये नहीं बताया जाएगा कि कौन रिजल्टेंट है, आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कौन रिजल्टेंट है। तो कौन रिजल्टेंट होगा? वो एक की तो टेल को पकड़ेगा और एक के हेड को पकड़ेगा, एक के टेल को पकड़ेगा और एक के हेड को पकड़ेगा। ऐसा वेक्टर जो पहले वाले की टेल को और दूसरे वाले के हेड को पकड़े, वही रिजल्टेंट है, दोनों को पकड़ेगा। जैसे ये वाला वेक्टर है, ठीक है। अब देखो इसके, इस वेक्टर ने, ध्यान से सुनना, इस वेक्टर ने इसके साथ टेल अटैच की हुई है और इसके साथ अपना हेड अटैच किया हुआ है, ठीक है। मतलब इस वेक्टर ने इसकी भी टेल पकड़ी हुई है और इसकी भी टेल पकड़ी हुई है, तो ये तो रिजल्टेंट नहीं हो सकता। इसने क्या किया? इसकी भी टेल पकड़ी, इसकी भी टेल पकड़ी। चलो बी को ले लेते हैं। बी ने इसका भी हेड पकड़ा हुआ है और इसका भी हेड पकड़ा हुआ है, बी भी नहीं है, बी भी रिजल्टेंट नहीं। रिजल्टेंट वो होगा जो एक की टेल और एक का हेड पकड़े। तीन वेक्टर मिलेंगे ट्राइंगल में, होते ही तीन ट्राइंगल में साइड, तीनों साइड ट्राइंगल के जो है यहां पे वो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। देयर आर 3 साइड्स इन द ट्राइंगल, तीनों वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। एक साइड होगी जो दोनों टेल को पकड़ेगी, एक साइड होगी जो दोनों हेड को पकड़ेगी, लेकिन सिर्फ एक ही साइड ऐसी होगी जो एक की टेल और एक की हेड को पकड़ेगी। दैट इज रिजल्टेंट। समझना आप इस चीज को। ये ट्राइंगल लॉ हो गया। अब इसका थोड़ा एक्सटेंशन पढ़ते हैं, इसके बारे में और आगे जानकारी मिलेगी अपन लोगों को, बहुत बढ़िया से समझेंगे इसको। ये क्रिस्प था बिल्कुल। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। क्या है पॉलीगन लॉ, जरा समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। मान लो अभी तो हमने ट्राइंगल की बात करी, अगर मेरे पास मान लो कि 4 वेक्टर हैं या मल्टीपल n वेक्टर हैं, सर उनको कैसे ऐड करूंगा? चलो मान लो जैसे पहला वेक्टर ये है, ठीक है, ये स्मॉल a वेक्टर है, इसमें मुझे ऐड करना है b वेक्टर, ठीक है, स्मॉल b रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसमें मुझे ऐड करना है c वेक्टर और इसमें मुझे ऐड करना है d वेक्टर, ठीक है। तो आप बताओ कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में जब आप ऐड करोगे, अभी जो अपन ने फॉलो किया उसी लॉ के अकॉर्डिंग, तो रिजल्टेंट क्या आएगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। कुछ नहीं करना है, एक की टेल पे अगले वाली की हेड, सॉरी एक के हेड पे अगले वाली की टेल, फिर जो आ गया उसके हेड पे अगले वाले की टेल, फिर जो आ गया उसके हेड पे अगले वाले की टेल, और पहले वाले की टेल से आखिरी वाले के हेड को मिलाना। बस मतलब क्या है, अगेन सेम चीज, कि पहले अपना ए वेक्टर ड्रॉ किया जी, ड्रॉ हो गया, ठीक है सर। अब पहले वाले की हेड पे दूसरे वाले की टेल रख दो, दूसरा वाले ये है, इसको एज इट इज लाओ और इसकी टेल रख दो, ये बी वेक्टर हो गया। अब दूसरे वाले के हेड पे तीसरे वाले की टेल रख दो, इस तीसरे वाले को लाओ, इतनी लेंथ को इसी डायरेक्शन में रख दिया सर। अब तीसरे वाले की हेड पे चौथे वाले की टेल रख दो, मतलब हेड पे टेल रखते चलो, हेड पे टेल रखते चलो, हेड पे टेल रखते चलो। जब ऐड कर रहे हो तो चौथे वाले को ऐसे पकड़ा, एज इट इज ड्रॉ किया, ये चौथा वाला हो गया डी वेक्टर। बस हो गया काम, ठीक है। अब पहले वाले के टेल से आखिरी वाले के हेड को मिला दो, और जो ये रिजल्टेंट दिख रहा है आपको, जो लाइन दिख रही है, दिस लाइन इज द वेक्टर सम ऑफ ए बी सी एंड डी। तो ये जो भी वेक्टर बनेगा ना, इसको हम बोल देते हैं पी वेक्टर, और हम ये कह सकते हैं कि पी वेक्टर
इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड प्लस डी वेक्टर। इन चारों के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है पी वेक्टर। देयर इज अ न्यू वेक्टर है, नया वेक्टर बनाया ना एक भाई, नया वेक्टर बनाया ना एक। ये नया वेक्टर जो है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? इन चारों के सम को, इन चारों वेक्टर के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई बात समझ में सभी लोगों को? ऐसा तो कोई नहीं है भाई जिसको बात समझ में नहीं आई है। तो ये है बेटा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहां तक की बात तो मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ जानी चाहिए। बहुत ज्यादा कुछ हमने नहीं सीखा है, हमने बस ये सीखा है कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है। एक वेक्टर को पकड़ो, उसके हेड पे अगले वाले की टेल रख दो, उसके हेड पे अगले वाले की टेल रख दो, फिर उसके हेड पे अगले वाले की टेल रख, हेड पे टेल, 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 हेड पे टेल रखते चलो। और पहले वाले की टेल से आखिरी वाले के हेड को मिलाने वाला जो वेक्टर होगा, पहले वाले के टेल को पकड़ेगा, आखिरी वाले के हेड को पकड़ेगा, वो ही वेक्टर क्या होगा बेटा? रिजल्टेंट होगा जिन वेक्टर को आप जोड़ रहे हो उन सभी वेक्टर्स का। आगे बात समझ में? तो यहां तक की बातें तो वेक्टर्स का बेसिक थी बिल्कुल। असली खेल तो अब शुरू होगा वेक्टर्स का, जहां पे हम एक ज्यादा डिटेल्ड जानकारी वेक्टर्स की ले पाएंगे, एंड दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, सभी लोग हेडिंग डालेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट? चलो, तो सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो अब क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई दो वेक्टर है, सुनना जरा ध्यान से, कहानी बहुत आसान और बड़ी इंटरेस्टिंग, और यही वो लॉ है जिसे हम यूज करेंगे बार बार वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने के लिए एडिशन के द्वारा। ठीक है, सुनना ध्यान से। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक वेक्टर है, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन ऐसे दिखाई दे रही है, इसको मैं नाम दे देता हूं ए वेक्टर। ठीक है, दूसरा कोई वेक्टर है और उस वेक्टर की टेल को आपने कनेक्ट कर दिया ए वेक्टर की टेल के साथ में। ध्यान से सुनना, मैं जो बोलता जा रहा हूं वो बातें। ये दूसरा वेक्टर है कोई, ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा। थीटा क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक, यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है समझने वाली वो ये है कि दो वेक्टर हैं, ऐसे स्पेस में कहीं पे भी दिखाई दे सकते थे। आपने उन दोनों वेक्टर को टेल टू टेल जोड़ा, और क्योंकि हमने तो पहले ही बता दिया कि जो एंगल होता है वेक्टर के बीच का वो टेल टू टेल का होता है। ठीक है, हो गया? ठीक है, मैं क्या करता हूं, क्योंकि ये ए वेक्टर है, इस वेक्टर को अगर मैं यहां से उठा के यहां रख दूं तो भी ए वेक्टर रहेगा, डायरेक्शन सेम रखनी है, मैग्नीट्यूड सेम रखना है, और यहां रख दूं तो भी ए वेक्टर रहेगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस वेक्टर को उठा के और यहां रख देता हूं। ठीक है, मतलब इसके जस्ट पैरेलली ड्रॉ कर देता हूं इसी वेक्टर को। सेम लेंथ का एक वेक्टर मैंने ड्रॉ कर लिया, लेंथ सेम है, डायरेक्शन भी सेम है ना? जितनी लेंथ इसकी है इतनी ही लेंथ मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं, तो ये लेंथ हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, सो दिस इज अगेन ए वेक्टर, और जो ये वेक्टर है इसको मैं उठा के यहां खिसका देता हूं तो ये बी वेक्टर ही रहेगा। ठीक है जी, तो ये खिसका दिया, दिस इज बी वेक्टर। ठीक है, क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम बन गया। मतलब बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने दो वेक्टर लिए, वो दोनों वेक्टर ना पैरेललोग्राम की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? हां सर, बात तो बिल्कुल ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग और अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर को, राइट? ओके, दिस वाज आवर बी वेक्टर। ठीक, दो वेक्टर हमने इनिशियली लिए जिन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल था थीटा। ये थीटा कुछ भी हो सकता है, 30, 40, 50, 60, व्हाटएवर। ठीक, हमको निकालना है इन दोनों वेक्टर का सम। क्या निकालना हमको? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, तो जो इन दोनों वेक्टर के टेल से स्टार्ट होगा और
इन दोनों मतलब ए और बी वेक्टर है ना, इनकी टेल से स्टार्ट होगा और इन्हीं से जो हमने ए और बी स्टार्ट किए मतलब बनाए हैं वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, उनके हेड पे खत्म होगा। तो बेसिकली एक वेक्टर ऐसा होगा जो यहां से स्टार्ट होगा और यहां पे खत्म होगा। इस वेक्टर को हम कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी। ये जो वेक्टर है ना आर वेक्टर, ये बेटा रिजल्टेंट वेक्टर है ए और बी का। तो इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा और इसकी डायरेक्शन होगी। तो मेरे को दोनों चीज निकालनी है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है ए और बी का जो सम है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है आर वेक्टर, उस आर वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बता दीजिए। तो आर वेक्टर इज व्हाट? आर वेक्टर इज वेक्टर सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या बोला मैंने? फिर से सुन लीजिए एक बार। मैंने दो वेक्टर लिए, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। इन दोनों वेक्टर को मैंने एज साइड ऑफ पैरेललोग्राम मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि इन्हीं वेक्टर्स को मैंने अगेन ड्रॉ किया तो एक पैरेललोग्राम बना। तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है? साइड है पैरेललोग्राम की। तो जो इनका रिजल्टेंट होगा ना, जो ओरिजिनल ए वेक्टर और बी वेक्टर थे, उसके किससे स्टार्ट होगा? उसके टेल से स्टार्ट होगा, और जो हमने पैरेलली ड्रॉ किए वेक्टर बी वेक्टर, उनके हेड पे खत्म होगा। या ऐसा बोल लो कि इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट होगा। दिस इज रिजल्टेंट आर वेक्टर। अब इसका कुछ मैग्नीट्यूड है, यानी यहां से यहां तक की लंबाई जो है वो मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन है, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ लेट से ये अल्फा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल। तो ये अल्फा भी हमको फाइंड करना है, बट अभी के लिए मैं इसको थीटा ही मतलब जो एंगल है उसको थीटा पे ही स्ट्रिक्ट कर रहा हूं। थीटा क्या है? ध्यान से सुन लेना, एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। जिन दो वेक्टर का सम हम कर रहे हैं उन दोनों के बीच का एंगल हमको पता है ऑलरेडी। ए वेक्टर और बी वेक्टर का हम क्या कर रहे हैं? सम कर रहे हैं, और इन दोनों वेक्टर के ही बीच का एंगल हमको पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो अभी अल्फा पे मैं नहीं आ रहा हूं, मैं सिर्फ थीटा तक की अभी बात को स्ट्रिक्ट कर रहा हूं अगेन, ठीक है। अब मैंने क्या किया? मैंने यार एक लाइन यहां से मतलब इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड किया और यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ये प्रूफ है बस, इसका कोई यूज है नहीं, ठीक। अच्छा, हॉरिजॉन्टल के साथ इस लाइन का एंगल थीटा है, तो इस लाइन को अगर मैंने आगे खिसका दिया तो भी हॉरिजॉन्टल के साथ इस लाइन का एंगल तो थीटा ही रहेगा, क्योंकि इस लाइन को मैंने हॉरिजॉन्टल के साथ ना तो झुकाया ना इसको ऊपर टिल्ट किया, ये इतनी की इतनी रही। तो इस लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ अगर एंगल इनिशियली थीटा था तो यहां पे भी एंगल थीटा रहता, यहां पे भी थीटा रहता और यहां पे भी थीटा ही रहेगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक की बात? अच्छा, इस पॉइंट को नाम दे देते ए, कैपिटल ए, इसको नाम दे देते बी, इसको नाम दे देते सी, इसको डी और इसको ई, ठीक है। पैरेललोग्राम है ए बी डी ई, हमने एक इस लाइन को आगे खिसका के एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। मैं क्या निकालना चाहता हूं? बेसिकली मैं आर है ना, जो आर वेक्टर, इसकी लेंथ निकालना चाहता हूं, तो थोड़ा ज्योमेट्री यूज करना चाहता हूं। तो मेरे को एक ट्राइंगल दिखा। कौन सा ट्राइंगल दिखा? मेरे को ट्राइंगल दिखा, ध्यान से देखना, ये प्रूफ है बस, ठीक है। इसका कोई यूज नहीं है, प्रूफ है, यूज तो फॉर्मूला का ही आएगा, ठीक। ए सी डी एक ट्राइंगल है, ये और ये एक ट्राइंगल बन रहा है भाई। ए सी डी एक ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री है ना। ए सी डी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अब इस ट्राइंगल में हमें पता है कि जो हाइपोटेन्यूज होगा, यानी कि जो आर का मैग्नीट्यूड है, अब अगर किसी वेक्टर से आप तीर का निशान हटा देते हो ना, तो वो बन जाता उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझना ध्यान से, अगर मैं आर वेक्टर लिख रहा हूं तो इसका मतलब है दिस इज अ वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन भी है, ये वेक्टर को प्रेजेंट कर रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल आर वेक्टर। लेकिन मैं सिर्फ आर लिख रहा हूं तो इसका मतलब है ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है सिर्फ, क्योंकि इसमें तीर नहीं है, डायरेक्शन नहीं लिख रहा हूं मैं इसकी, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, ठीक है। तो अगेन मैं लिखता हूं भाई, क्या लिखता हूं ध्यान से सुनना। इस ट्राइंगल में जो एडी है, इसका जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा एसी के स्क्वायर के प्लस सीडी के स्क्वायर के। ये तो सिंपल मैथ्स है। तो मुझे एडी की लेंथ पता चल जाएगी, और ये एडी की जो लेंथ है वही आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और आर वेक्टर जो है वो क्या है बेटा? ए और बी का वेक्टर सम है, रिजल्टेंट है इन दोनों का। मतलब इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आ रहा वो ये है। रिजल्टेंट का मतलब है कि इन दोनों वेक्टर की जगह आप एक ही वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो जिसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए और जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना होना चाहिए। इन दोनों का वेक्टर सम है ये। इन दोनों वेक्टर
का जो इफेक्ट होगा ना फिजिक्स में, वो ये अकेला वेक्टर प्रोड्यूस कर सकता है। ये होता है रिजल्टेंट का मीनिंग। आपके दिमाग में शायद सवाल भी आया होगा कि सर ये दो वेक्टर है, आप बार बार बोल रहे हो रिजल्टेंट रिजल्टेंट रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का क्या मीनिंग? रिजल्टेंट का मीनिंग ये है मेरे भाई, क्या है रिजल्टेंट का मीनिंग? के ये दोनों वेक्टर जो इफेक्ट प्रोड्यूस करते, जैसे ये दोनों वेक्टर जो इनको फोर्स मान लें, तो ये दो फोर्स लग रहे हैं किसी एक पॉइंट पे, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, दोनों का कुछ मैग्नीट्यूड है। तो पार्टिकल जो है वो कितना फोर्स फील करेगा, ये हम वेक्टर सम से निकाल सकते हैं। अब इसके लिए हमें इनका वेक्टर सम करना पड़ेगा, और इनका जो वेक्टर सम आएगा वो आएगा ये आर वेक्टर। यही तो आ रहा आर वेक्टर, ए और बी का वेक्टर सम। यानी कि आर वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है कि आप इन दोनों फोर्स को ना लगाओ इस पॉइंट पे, सिर्फ आर को लगा दो तो सेम इफेक्ट आर प्रोड्यूस करता जो ये दोनों मिलके कर रहे हैं। यह रिजल्टेंट का मीनिंग, ठीक। एनीवेज एडी जो है वो है आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, सिंपली इसको आर लिख दिया और स्क्वायर कर दिया। एसी, भाई एसी को मैं लिख सकता हूं ए बी प्लस बी सी, तो मैंने लिखा ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर प्लस सी डी को मैं सी डी लिख देता हूं अभी के लिए। अब थोड़े थोड़े चेंज करने हैं मुझे। क्या चेंज करने? भाई ए बी जो है वो तो मुझे दिख रहा है ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो ए बी की जगह मैं लिख देता हूं ए, सिंपल भाषा में एकदम, प्लस बी सी जो है ये मुझे पता नहीं है कितना है, लेकिन अगेन मुझे एक ट्रायंगल दिखाई दिया, ट्रायंगल का नाम है बी सी डी। इस बी सी डी ट्रायंगल में मैं साइन और कॉस लिखना चाहता हूं। क्यों लिखना चाहता हूं? क्योंकि मेरे को फॉर्मूला में जरूरत है। अगर मैं इसमें साइन थीटा लिखता हूं तो साइन थीटा क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या? सी डी, हाइपोटेनस क्या है? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो हो जाएगा सी डी अपॉन बी, ठीक है। तो सी डी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी बी साइन थीटा, जिसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बी क्या है? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, साइन थीटा में थीटा क्या है? ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। अगेन अगर मैं ट्रायंगल बीसीडी में, सेम ट्रायंगल में अगर मैं कॉस थीटा लिखता हूं तो कॉस थीटा होता बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस होगा बीसी अपॉन हाइपोटेनस होगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इसको मैंने सिंपली बी लिख दिया। तो बीसी की भी हमको वैल्यू मिल गई बी कॉस थीटा। मिल गई नहीं मिल गई? दोनों वैल्यूज मिल गई मुझे। अच्छा, अब बीसी की वैल्यू क्या है बेटा? बी कॉस थीटा, यहां लिख देता हूं मैं बी कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, प्लस सीडी की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? इसी ट्रायंगल से निकाली है मैंने, बी साइन थीटा, तो मैंने लिख दिया बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसी इक्वेशन को मैं आगे ले जाता हूं एंड आई विल राइट आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको बेटा मैथ्स है, सिंपल मैथ्स एकदम, आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज बी, तो इसका स्क्वायर बनेगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ए एंड बी, दिस होल इज बी, तो बी कॉस थीटा आ गया, खुल गया स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मैथ्स है और कुछ नहीं है बेटा। आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मैं साइन स्क्वायर थीटा को वाली टर्म को आगे लिख रहा हूं, इसको पीछे लिख रहा हूं, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। कोई भी दो नंबर है उनको आप आगे पीछे लिख के ऐड कर सकते हो। 2 + 3 भी 5 होता है और 3 + 2 भी 5 ही होता है, राइट। इट विल बिकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अभी ये बेटा लग सकता है आपको कि चीज बोरिंग है, काम बहुत आएगी, पूरी फिजिक्स में बहुत काम आएगी। सुन लो जरा ध्यान से। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस, इसमें से बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो बी स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस में 2ab एज इट इज।
ठीक है भाई, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। दिस वैल्यू बिकम्स 1, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को सम करते हैं तो ये हो जाता है 1। तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1 और प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा तो आर की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये वैल्यू ही हमें निकालनी थी कि जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। अब देख लो, जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है और दोनों के बीच के एंगल के कॉस पे डिपेंड कर रहा है। समझे? ये आर क्या है? ये आर है जो रिजल्टेंट था ना हमारा, ये रिजल्टेंट, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अगर आपको कोई भी दो वेक्टर दिए हुए हैं, सुनना जरा ध्यान से, उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है तो उनका रिजल्टेंट हमेशा उन दोनों के बीच में आएगा। वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है। इसका एप्लीकेशन है, ये तो बेटा मैथ्स थी, ये तो पैरेललोग्राम बना के प्रूव करने वाली बात थी, ये तो बच्चा भी कर दे। इसका मतलब क्या है, इसका यूज क्या है वो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट, और यूज क्या है वो समझा रहा हूं मैं आपको कि आपको अब डायरेक्ट पता चलेगा। क्या पता चलेगा? सुनना जरा ध्यान से कि अगर मेरे पास कोई भी दो वेक्टर है, लेट्स से देयर इज अ वेक्टर, इसको मैं नाम दे रहा हूं ए वेक्टर, ठीक है, एंड दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है, कितने भी एंगल पे हो, लेट्स से ये एंगल है थीटा, तो जो इनका रिजल्टेंट होगा ना वो हमेशा इनके बीच में कहीं होगा। और इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं बिल्कुल प्यार से लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं? अंडर रूट ऑफ पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच के एंगल का कॉस। ये आ गया बेटा इसका जो रिजल्टेंट आया उसका मैग्नीट्यूड। अच्छा सर, रिजल्टेंट की कुछ डायरेक्शन भी है, रिजल्टेंट की कुछ डायरेक्शन भी है। अब रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालने का समय है। ए वेक्टर के साथ मान लो अल्फा एंगल है, ए वेक्टर के साथ मान लो अल्फा एंगल है, तो वापस से पुराने डायग्राम पे चलते हैं अपन, ठीक है, जहां पे जो अपना ओरिजिनल रिजल्टेंट वेक्टर है उसका ए वेक्टर के साथ एंगल मान लेते हैं हम लोग अल्फा, ठीक है। ये एंगल कितना है बेटा? ये रिजल्टेंट का एंगल है अल्फा, किसके साथ में? ये ए वेक्टर के साथ में। ध्यान से रखना, ये ए वेक्टर के साथ में, बी के साथ में नहीं है, ठीक है। चलो तो भैया फिर से ट्राइंगल लगाते हैं हम लोग, कौन सा? ए सी डी। अब इसको मैं येलो ही कर देता हूं, ए सी डी, ये वाले ट्राइंगल में, ठीक है। अब इसमें अगर tan अल्फा में लिखना चाहूं, इस वाले ट्राइंगल में ए सी डी में अगर मैं tan अल्फा लिखना चाहता हूं तो ये एंगल अल्फा है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो होता है कौन? tan थीटा। तो tan अल्फा जो होगा वो होगा सी डी अपॉन ए सी। ए सी को मैं लिख सकता हूं ए बी प्लस बी सी, तो लिख दिया ए बी प्लस बी सी। अब सी डी ए बी बी सी की वैल्यू है अपने पास, सी डी की वैल्यू बी साइन थीटा, तो आया बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए बी, ये ए का मैग्नीट्यूड है, प्लस बी सी बी कॉस थीटा। तो भैया ये एंगल आएगा ए वेक्टर के साथ में जो अपने रिजल्टेंट ने बनाया है, क्या? बी साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। अब ये फॉर्मूला याद रखना है बेटा। tan अल्फा में अल्फा क्या है? अल्फा है ए वेक्टर के साथ बनाया गया रिजल्टेंट का एंगल। देख लो, ये रिजल्टेंट वेक्टर है और इस रिजल्टेंट वेक्टर का ए वेक्टर के साथ एंगल है अल्फा, बी के साथ नहीं है, ए के साथ एंगल है अल्फा। सुन लेना ध्यान से, रिजल्टेंट वेक्टर का ए वेक्टर के साथ एंगल अगर है अल्फा, तो उस अल्फा की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी साइन थीटा, ठीक है। जिसके साथ एंगल है ना ये अल्फा, रिजल्टेंट का जिस वेक्टर के साथ एंगल है वो नीचे आएगा अकेला, सिंगल टर्म में। जिस वेक्टर के साथ एंगल होगा ना उसके साथ साइन कॉस नहीं लग रहा होगा, वो अकेला नीचे पड़ा होगा अकेला। तो मेरे को इस एक्सप्रेशन में समझ आ रहा है ए के साथ एंगल है अल्फा, किसका? रिजल्टेंट का। और थीटा क्या है? थीटा है ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल, थीटा है ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल। तो अगर ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा
और रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल है अल्फा, तो देयर इज अ रिलेशन जिससे मैं यह बता सकता हूं कि ए वेक्टर से इतना डिग्री ऊपर होगी अपने रिजल्टेंट की डायरेक्शन। किससे? ए वेक्टर से इतनी ऊपर होगी अपनी रिजल्टेंट की डायरेक्शन। ठीक है बेटा, क्लियर है बात? अच्छा, तो ये तो पैरेललोग्राम लॉ हो गया। इसमें दो ही चीजें याद रखनी है, एक तो रिजल्टेंट का जो एंगल हमने बनाया है ए वेक्टर के साथ में। अच्छा जी, ये बात है क्या सर? हाँ जी। और दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, तो अब हमें ये भी पता चल गया, क्या पता चल गया कि जो रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है ना अल्फा, इस अल्फा को भी अपन लोग लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा, अगेन याद रखने बेटा फॉर्मूले, अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। जिसके साथ एंगल है रिजल्टेंट का वो बेचारा चुपचाप अकेला पड़ा होगा। ठीक है, अल्फा इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए वेक्टर, इन दोनों का सम। देखो कोई भी दो वेक्टर है, उन दोनों के बीच का टेल टू टेल जुड़े हुए हैं, इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो रिजल्टेंट जो आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड वहां से लिखेंगे और ए वेक्टर के साथ कितने एंगल पे वो मुझे डायरेक्शन बता देगा। ठीक है, अच्छा ये रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा? ये रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा व्हेन cos थीटा मैक्सिमम होगा। अब cos थीटा मैक्सिमम कब होता है यार? cos थीटा मैक्सिमम कब होता है ये बात छोड़ो, तुम पहले बताओ cos थीटा मैक्सिमम होता कितना है? cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और कब होती है? जब थीटा होता है 0। अरे cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है क्या? अच्छा जरा 1 रख के देखो cos की वैल्यू वहां पे, तो रिजल्टेंट बन जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां रख दिया 1, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो रिजल्टेंट जो है वो मैक्सिमम आएगा, क्योंकि बेटा cos थीटा मैक्सिमम हो गया तो रिजल्टेंट मैक्सिमम हो गया। कितना आया? अंडर रूट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी। ओहो हो, ये मैक्सिमम है, दिस इज मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा मिनिमम कितना हो सकता है? सुन लेना ध्यान से, आर मिनिमम कब होगा? जब cos थीटा मिनिमम होगा, और cos थीटा मिनिमम कितना होता है सबको पता है, -1। cos थीटा की जो सबसे कम वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो -1 रख के देखो यहां पे r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, cos थीटा की जगह रख दिया -1। cos थीटा -1 कब होता है पता है? जब थीटा 180 डिग्री होता है। कब होता है बेटा ये? जब थीटा 180 डिग्री होता है। थीटा की वैल्यू जब 180 डिग्री है ना, तो cos थीटा मतलब cos 180 की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, तो ये बन गया अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बन गया बेटा? अगेन ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसको अगर आप हटा दोगे, स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर दोगे स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a माइनस बी। अब देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये r मिनिमम है। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज पता चल गया हमें रिजल्टेंट की। ठीक है बेटा, कोई भी दो वेक्टर है, जब उनको आप ऐड कर रहे हो ना, तो उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम कब आ रहा है? जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 हो, और मिनिमम कब आ रहा है? जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 180 हो। 0 का मतलब होता है दोनों वेक्टर पैरेलल हो, 180 का मतलब होता है एंटी पैरेलल हो। वर्ड्स सुने होंगे, टर्म्स से वाकिफ होंगे आप सभी लोग, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं ये बात। अच्छा, और मैक्सिमम जो होता है रिजल्टेंट का, वो आता है दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर, और मिनिमम आता है दोनों के डिफरेंस के बराबर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मेरे दिमाग में फिर से आती है, मेरे दिमाग में घंटियां बज रही हैं। अब क्या कि सर दो वेक्टर, उनका सम मैक्सिमम कब होगा? थोड़ा डायग्राम से समझा दो। हम कहते हैं समझा देंगे, क्या दिक्कत है। हमने एक डायग्राम बनाया कि मान लो ये पहला वेक्टर है ए वेक्टर, और ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। भाई दोनों एक ही डायरेक्शन में, यानी कि दोनों के बीच का एंगल 0 है, क्योंकि इसकी टेल अगर आप इसकी टेल पर रखोगे तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में आ जाएंगे। अरे एंगल कैसे निकालते हैं? टेल टू टेल भिड़ा दो दोनों वेक्टर को, वो एंगल आ जाएगा। अब इसकी टेल को आप इसको आगे खिसका दो, भिड़ाओगे तो 0 डिग्री एंगल है दोनों के बीच में,
कितना एंगल है दोनों सेम डायरेक्शन है, मतलब 0 डिग्री एंगल है, ये होता है, ठीक है। पैरेलल लाइन है दोनों, 0 डिग्री एंगल दोनों वेक्टर के बीच में। अगर ऐसा कहीं पे दिख जाए तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा डायरेक्ट आएगा दोनों का सम, इसका सम प्लस है। जैसे ये 3 न्यूटन का फोर्स है इस डायरेक्शन में लग रहा है, उसी पॉइंट पे 4 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, सुनना ध्यान से, तो 3 + 4 7 हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स जो लग रहा होगा उस पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन अगर बी वेक्टर इधर है, ठीक है, ऐसे एक्ट कर रहा है, और ए वेक्टर ऐसे एक्ट कर रहा है, तो दोनों की टेल टू टेल का एंगल हो गया 180 डिग्री, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर है, कितनी है 180 डिग्री, ठीक है। बिना सोचे समझे रिजल्टेंट लिख देना a - मी, यानी कि दोनों का डिफरेंस, यानी कि दोनों का डिफरेंस। तो जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा उसके लिए मुझे फॉर्मूला की जरूरत नहीं, हालांकि फॉर्मूला ये है और इसी फॉर्मूला से मैंने ये रिजल्ट सब निकाले, इसी फॉर्मूला से मैंने ये रिजल्ट्स निकाले, ये रिजल्ट्स, ठीक है। अगर मेरे पास दो वेक्टर है, दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट पे, और मेरे से पूछा जाए इनका रिजल्टेंट कितना होगा, मैं दोनों का सम कर दूंगा, जैसे नंबर जुड़ते हैं डायरेक्ट, सिर्फ उस केस में जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में। जब दोनों वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों का डिफरेंस कर दूंगा, रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब और सुनना ध्यान से, अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं, लेट्स से देयर आर टू वेक्टर्स एक्टिंग एट 90 डिग्री, यानी कि अगर मैं कहूं कि इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग एट 90 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर 90, क्योंकि थीटा ही तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, रखो यहां पे, तो आर बराबर आ जाएगा अंडर रूट में, स्पेशल केस है ये, a² + b² + 2ab cos 90, cos 90 होता है 0, और 0 से मल्टीप्लाई होकर सब कुछ 0 हो जाएगा, तो रिजल्टेंट आ जाएगा, स्पेशल केस है a² + b², कितना आ जाएगा बेटा a² + b², ये स्पेशल केस है, ठीक है, केस है ये, और केस आप लोगों को याद रहने चाहिए। दो वेक्टर जब भी 90 डिग्री पे एक्ट करेंगे, जैसे कि हमसे पूछा गया कि एक पॉइंट है उस पर इधर 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, सॉरी 3 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इधर 4 न्यूटन लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो रिजल्टेंट जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं तो भैया उनका रिजल्टेंट आता a² + b², पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का, और उसका अंडर रूट ले लो, तो 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर और अंडर रूट ले लो, अंडर रूट में आएगा 25 विच मींस 5। तो देखो नंबर से कितना अलग है, अगर नंबर होते तो 3 और 4 7 हो जाते, लेकिन यहां 3 और 4 7 नहीं होंगे, 3 और 4 5 भी हो सकते हैं। मिनिमम कितने हो सकते हैं 3 और 4? 1। क्यों? क्योंकि दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, दो वेक्टर हैं अगर एक्ट कर रहे हैं तो उनका मिनिमम जो होता है ना रिजल्टेंट का, यानी कि उससे कम रिजल्टेंट आ ही नहीं सकता, वो है दोनों के डिफरेंस के बराबर, और रिजल्टेंट का मैक्सिमम होता है दोनों के सम के बराबर, ठीक है। तो हमें यह चीज भी याद रखनी है कि जो रिजल्टेंट है वो हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा दोनों वेक्टर के डिफरेंस से, और छोटा होगा या बराबर होगा दोनों वेक्टर के सम से। मतलब ये रेंज आ गई हमारे पास कि अगर बेटा हमारे पास कोई दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं, जैसे मान लो दो वेक्टर मैंने बोला 2 न्यूटन और 5 न्यूटन, ठीक है, तो 2 न्यूटन और 5 न्यूटन ना कितने भी एंगल पे एक्ट करें, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो 2 और 5 का डिफरेंस कितना होता है 3, 3 से कम नहीं हो सकता, चाहे कितने ही एंगल पे एक्ट करवा लो आप, इन दोनों का रिजल्टेंट दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस से कम नहीं हो सकता, यानी कि 3 से कम नहीं हो सकता, और दोनों के सम से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी कि 2 + 5 यानी कि 7 यूनिट से रिजल्टेंट ज्यादा नहीं हो सकता। तो रिजल्टेंट किस रेंज में आएगा यह भी मुझे पता है। दो वेक्टर है, उनका डिफरेंस लिखो, उनका सम लिखो, जो भी रिजल्टेंट आएगा ना इसी के बीच में होना चाहिए, तभी आपका आंसर सही, नहीं तो गलत है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी की है फिर आपने। ये तरीका है बेटा पहचानने का कि जो आप कर रहे हो क्या वो सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। कोई भी दो वेक्टर है, लेट्स से रैंडम कोई भी दो वेक्टर ले लो, वो दोनों वेक्टर किसी एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो मिनिमम वैल्यू है वो दोनों के डिफरेंस, और मैक्सिमम वैल्यू वो दोनों के सम से ज्यादा नहीं हो सकती, उसके बीच में ही कुछ होगी। सिंपल सी कहानी है, सिंपल एज दैट। अब कुछ सवाल है, उन सवालों पे हम चर्चा करेंगे। देखो एक छोटी सी बात बोली गई है हमें, क्वेश्चन है
बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? अभी तक जो सीखा है, अभी तक तो काफी सारी थ्योरी हम लोगों ने सीखी है, थोड़ा सा फिजिक्स में भी यूज करेंगे इस चीज को। हमने बोला है कि दो वेक्टर ऑफ 10 यूनिट्स एंड 5 यूनिट्स, दो वेक्टर हैं, इनके बीच का एंगल है 120 डिग्री। मतलब कि मान लो पहला वेक्टर ऐसा है 10 यूनिट्स का और दूसरा वेक्टर ऐसा होगा 5 यूनिट्स का। ठीक है, तभी तो एंगल 120 डिग्री आएगा। टेल टू टेल एंगल नापते हैं हम लोग दोनों वेक्टर्स का। अच्छा, मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद वेक्टर 10 यूनिट। मतलब आपको बेटा क्या निकालना है? सबसे पहले तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब आपको पता होना चाहिए इन दोनों का डिफरेंस करो। पहले डिफरेंस आया 10 और 5 का 5, फिर सम भी करो, 10 और 5 का सम आया 15। तो जो भी रिजल्टेंट आएगा ना वो 5 और 15 के बीच में होगा। और यही बात बेटा पक्की है, मैं प्रूव कर दूंगा अभी के अभी। भाई रिजल्टेंट आएगा वो होगा पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस तीसरा तो है ही नहीं, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल का कॉस। यही फॉर्मूला था। ठीक है, इसको पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो, फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है। 10 स्क्वायर लिखा प्लस 5 स्क्वायर लिखा प्लस 2 टाइम्स 10 लिखा, 5 लिखा और cos 120 लिखा। cos 120, आई एम जस्ट होपिंग कि आप लोगों को इतना बेसिक मैथ्स आता था। cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो याद भी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड वैल्यूज है -1/2। ठीक है, तो अंडर रूट में लिखा भाई 100 प्लस 25 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5 हो गया 50 और इंटू cos 120 हो गया -1/2। ये 2 से 2 कट गया, ये माइनस आ गया तो होगा अंडर रूट में 125 माइनस 50 और ये बन गया अपने पास √75 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8 पॉइंट समथिंग। 8 से बड़ा होगा ये, 9 से छोटा होगा, जो भी आएगा 8 पॉइंट समथिंग आएगा, वो जरूरत नहीं है, √75 यूनिट तक काम चल जाएगा। मतलब 8 से बड़ा है, 9 से छोटा है, यानी कि 5 और 15 के बीच में जा रहा है, यानी कि हमने जो भी किया वो सही है। 5 से छोटा नहीं हो सकता इन दोनों का रिजल्टेंट, चाहे कितने ही एंगल पे एक्ट करें, 5 से छोटा नहीं हो सकता और 15 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहला तो हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया रिजल्टेंट का, और रिजल्टेंट का ही बीच में ही आएगा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, रिजल्टेंट का एंगल भी पूछा हुआ है 10 यूनिट के साथ में, 10 यूनिट वाले वेक्टर के साथ में। अब हमने आपको बताया था एक फॉर्मूला, tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इसमें जो अल्फा है वो रिजल्टेंट का एंगल है किसके साथ? ए के साथ। तो ए आपको हमेशा, वो जो नीचे लिखा हो ना ए के साथ हमेशा आपको एंगल लेना है। तो जिसके साथ भी पूछे ना एंगल, उसको ए मान लो। तो मैंने कहा ये ए है, मैंने कहा यहां रिजल्टेंट आ रहा है, कहीं ऐसे बीच में ही आएगा, कहीं भी आए, वो इधर आए फर्क नहीं पड़ता। और इस रिजल्टेंट का जो एंगल है ना, इसको मैं ए मान रहा हूं, वो अल्फा है, क्योंकि जिसके साथ एंगल, क्योंकि हमें तो ए के साथ ही एंगल का फॉर्मूला पता है, बी के साथ का तो पता ही नहीं। अरे बी के साथ का तो एंगल का फॉर्मूला पता ही नहीं, हमें तो ए के साथ का पता है। अब ये 10 यूनिट वाले वेक्टर के साथ एंगल पूछ रहा है, तो मैं इसको ये मान लूंगा, सिंपल, एकदम सिंपल। तो हम लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी साइन थीटा, सॉरी बी कॉस थीटा। ठीक है, यही रहेगा जी, रहना तो यही चाहिए सर। हमने b की वैल्यू रखी, देखो अगर ये a है तो ये b बन गया, जिसके साथ एंगल पूछता है उसको a मान लो, बाकी दूसरा अपने आप b बच गया। तो 5 साइन थीटा में थीटा क्या होता है? a और b के बीच का एंगल, तो आ जाएगा साइन 120 अपॉन a की वैल्यू है 10 प्लस b की वैल्यू 5 और आ जाएगा cos 120। तो ये आ गया अपने पास में 5 साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2, जो साइन 60 की होती है। डिवाइड कर दो इसको 10 प्लस 5, 120 की वैल्यू तो पता ही -1/2 होती कॉस में। ये आ गया 5 √3/2 डिवाइडेड बाय 15/2। ये 2 से 2 कट गया, ये भी 3 बार कट गया, √3 से 3 भी √3 टाइम्स कट गया। तो tan अल्फा की वैल्यू आई 1/√3। कितनी आई बेटा tan अल्फा की वैल्यू? 1/√3।
तो अगर tan अल्फा की वैल्यू 1/√3 है तो इसका मतलब अल्फा को 30 डिग्री होनी पड़ेगा, क्योंकि tan में 30 की वैल्यू ही 1/√3 होती है। यानी कि जो ये एंगल आ रहा है 10 यूनिट वेक्टर के साथ में रिजल्टेंट का, वो है 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। तो डायरेक्शन भी आ गई और मैग्नीट्यूड भी आ गया। ठीक है बेटा। सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। और ऐसे ही हमको अब आगे अपनी जो प्रॉब्लम्स है उन पे फोकस करना, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। मेरे हिसाब से जो कहानी है यहां तक कि आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हमें वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर सभी लोगों को? चलो जी आगे चलते हैं, सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से अभी नहीं हो रहा है, बेसिक है, इसी पे ध्यान देना है। अच्छा सर, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा वेक्टर का? बेटा एक्चुअल में सब्ट्रैक्शन जैसी चीज कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती है। हम बस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कि सब्ट्रैक्शन है वेक्टर्स का। क्यों नहीं एग्जिस्ट करती है? क्योंकि वेक्टर सब्ट्रैक्शन होता ही नहीं है। हमने आपको 3 चीजें बताई थी। वेक्टर वो है जिसमें मैग्नीट्यूड हो, जिसमें डायरेक्शन हो, और जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता हो। ऐसा तो नहीं बोला था कि वेक्टर लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन को फॉलो करता हो, नहीं, क्योंकि वेक्टर सब्ट्रैक्शन एक्चुअल में वेक्टर एडिशन ही है। गंगाधर ही सही में शक्तिमान है। अब फील करने की कोशिश करो इस चीज को। कैसे? जैसे कि मान लो मैंने कहा आप ए वेक्टर है कोई, उसमें से बी वेक्टर को घटा दो, मैंने कहा, तो इसको आप वेक्टर सब्ट्रैक्शन बोलो। लेकिन बेसिकली वेक्टर सब्ट्रैक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई रूल नहीं होता, सिर्फ एडिशन का होता है। तो हमने दिमाग लगाया, हमने कहा कि सर क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। अरे मतलब तो वही है, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो बन ए माइनस बी जाएगा। मतलब कि अगर आपको किन्हीं दो वेक्टर का डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन करने को बोला जाए, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, तो अब पता क्या करो, पहला वेक्टर ड्रॉ करो, दूसरे वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करो, और सारा काम एज इट इज कर दो। जैसे कि मान लीजिए मेरे को बोला गया कि एक वेक्टर है ऐसा ए, लेट्स से दिस इज ए वेक्टर। इसको मैं बड़े से दिखा रहा हूं तो बड़े ए से दिखा लेता हूं। लेट मी से दिस इज ए वेक्टर एंड लेट्स से दिस इज बी वेक्टर। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल है मान लो 30 डिग्री। ठीक है, मेरे को कहा गया कि फाइंड ए माइनस बी। अब यार मेरे को तो सर ने सिर्फ एडिशन सिखाया है, और सब्ट्रैक्शन स्टार्ट होते ही तो लिख देंगे, तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, होता ही नहीं है कुछ ऐसा। ये तो भाषा है, हमने बोल दिया, हमने बना दिया, हमारी खुद की इन्वेंट की हुई चीजें हैं, बोल दिया बना दिया, तो हम इस पे काम भी कर रहे हैं, हमसे सवाल भी पूछा जा सकता है। अब आपको करना क्या है, आपको बस ये दिमाग लगाना है कि आपको ए वेक्टर में एडिशन करना है, किसका? नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर का। बी वेक्टर का ए में बी वेक्टर घटाना नहीं है, आपको ए वेक्टर में एडिशन ही करना है, किसका? नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर का। यानी कि अगर आप ए वेक्टर और बी वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना चाहते हो ना, तो आप ऐड करो, क्या ऐड करो? ए वेक्टर में नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। मतलब तो वही निकल रहा है, अरे मतलब तो वही निकल रहा है। हाँ तो करते हैं। सर ए वेक्टर ये हो गया, मैंने कहा जी बिल्कुल सही बात है, ये हो गया। ये बी वेक्टर है तो नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर इसका जस्ट उल्टा होगा। ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर जस्ट उल्टा होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। नेगेटिव ऑफ वेक्टर अभी सिखाया मैंने आज ही आपको कि नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है। तो एक वेक्टर हो गया ये वेक्टर, और ये हो गया माइनस बी वेक्टर। अगर ये, अरे यार जस्ट इसको 180 डिग्री ऐसे था ना, 180 घुमा दो सेम मैग्नीट्यूड को, तो हो गया माइनस बी वेक्टर। इन दोनों का एडिशन करना है अपन को। अब एडिशन तो आराम से कर सकते हैं। इनका बीच का एंगल कितना होगा? इन दोनों के बीच का एंगल अगर 30 था तो ये एंगल 150 हो जाएगा। बस कर दो दोनों का एडिशन। अरे करना आता है ना, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल का कॉस। तो सब्ट्रैक्शन के लिए आपको कोई नई चीज की जरूरत नहीं है बेटा, ये एडिशन ही है। बस सब्ट्रैक्शन में आपको क्या करना है, जैसे ए वेक्टर में से बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो ए वेक्टर को एज इट इज रहने देना, और बी वेक्टर का ऑपोजिट वेक्टर नेगेटिव वेक्टर आपको ए में ऐड करना है। तो बी वेक्टर जो है उसको नेगेटिव वेक्टर बनाओ, दोनों के बीच का एंगल देखो कितना है, अब ऐड कर दो। जो भी ऐड करोगे ना आप,
करना एडिशन ही है, इसका मतलब यही है ए वेक्टर और बी वेक्टर का अगर आप ए वेक्टर और नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर का अगर आप वेक्टोरियल एडिशन करते हो तो दोनों का सब्ट्रैक्शन मिलेगा आपको। करना एडिशन है क्योंकि हमें आता ही एडिशन है भाई, वो तो डिफाइन ही नहीं हमारी किताबों में तो सिर्फ एडिशन आता है सर। तो हमें एडिशन ही करना है ए वेक्टर और बी वेक्टर का, एक्चुअल में ए वेक्टर और नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर का एडिशन करना है। ऐसा करते ही मेरे को दोनों का डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, लेट्स कम टू अ क्वेश्चन। वही सेम कहानी है, सेम ही चीज है, और क्वेश्चन से फिर मेरे को काफी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि सुनना ध्यान से, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड 2 एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू ईच अदर, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम एंड डिफरेंस। सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना, डायरेक्शन बतानी नहीं है, यानी कि अल्फा नहीं निकालना, tan अल्फा नहीं निकालना, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दो। दो वेक्टर है उनका, ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। दो वेक्टर उनके बीच का एंगल 60 है, तो मैंने ड्रॉ कर लिए बराबर बराबर लेंथ के दो वेक्टर, ये भी 2 है मैग्नीट्यूड, इसका भी 2 है और एंगल है 60। इसको मैं ए मान रहा हूं, इसको मैं बी मान रहा हूं। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो दो वेक्टर 60 डिग्री पे अगर एक्ट कर रहे हैं, इसको मैं ए वेक्टर मान रहा हूं, मैग्नीट्यूड इधर है, डायरेक्शन इधर है। इसको मैं बी वेक्टर मान रहा हूं, मैग्नीट्यूड 2 है, डायरेक्शन इधर है। तो ए और बी का जो रिजल्टेंट आएगा, उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है, वो आएगा कहीं बीच में, ऐसे कहीं आएगा रिजल्टेंट। उसका मैग्नीट्यूड जो आएगा वो लिखूंगा मैं अंडर रूट ऑफ पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर और दोनों के बीच का एंगल का कॉस। फॉर्मूला पे काम होंगे। अब ये आ गया अपने पास अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 2 2 2 8 इंटू कॉस 60 होता 1/2। तो ये 4 बार कैंसिल आउट, तो 4 4 4 अंडर रूट ऑफ 12 आ गया। ठीक है, ये तो दोनों के सम का रिजल्टेंट आया। ठीक है, अच्छा, डिफरेंस का रिजल्टेंट अगर निकालना है, यानी कि मुझे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है। ये वाला जो आ रहा है ये तो ए प्लस बी वेक्टर भाई, जो हमने सीखा है। मुझे अब निकालना है डिफरेंस, तो मैं इसको लिख दूंगा ए वेक्टर में आप माइनस बी वेक्टर ऐड कर दो। सर आप टेंशन काहे को ले रहे हो? आपको करना एडिशन ही है, जो निकल के आएगा वो डिफरेंस होगा। मतलब आपको डिफरेंस निकालने के लिए करना कुछ नहीं है, आपको करना तो एडिशन ही है, फॉर्मूला भी सेम फॉलो करना है। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि पहले ए प्लस बी में आप ए वेक्टर में एक्चुअल में बी वेक्टर ऐड करते थे, ए माइनस बी में आप ए वेक्टर में नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर ऐड करोगे। तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? ये ए है 2 यूनिट का और इसको घुमाया मैंने एग्जैक्टली 180, तो ये बी हो गया। ठीक है, नेगेटिव ऑफ बी हो गया। अरे बी तो इधर है, इसको 180 घुमा दूंगा, मतलब जस्ट इसको इसकी डायरेक्शन पलट दूंगा, सेम मैग्नीट्यूड में पलट दो डायरेक्शन, बस ये नेगेटिव ऑफ बी हो गया। अब दोनों की टेल टू टेल एंगल जो होगा वो हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री जो है ऐसे था ना, ये माइनस बी वेक्टर ऐसे बनेगा ना इधर की तरफ, नेगेटिव ऑफ बी। ठीक है, तो अगर इस लाइन का एंगल 180 है तो ये 60 है तो 120 रहेगा। ठीक है, बस निकाल दो, ये ए है ये नेगेटिव ऑफ बी है, दोनों का रिजल्टेंट निकाल दो। तो रिजल्टेंट आएगा दोनों का अंडर रूट ऑफ पहले का मैग्नीट्यूड कितना है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर, दूसरे का कितना है? 2 है, 2 का स्क्वायर। अरे इसका मैग्नीट्यूड मतलब लंबाई, डायरेक्शन बदले, मैग्नीट्यूड नहीं बदला है। नेगेटिव ऑफ बी का मतलब है कि मैग्नीट्यूड तो बी के ही बराबर है, डायरेक्शन ऑपोजिट हुई है उसकी, ये मतलब है इसका। प्लस 2 टाइम्स पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल का कॉस हो जाएगा 120 डिग्री। कॉस 120 फॉर योर इंफॉर्मेशन -1/2 होता है। अगेन ये हो जाएगा 4 प्लस 8 इंटू -1/2। ये 2 से 4 बार कैंसिल आउट हो गया, 4 और 4 कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया। अंडर रूट 4 यानी कि 2 यूनिट। तो इस बार रिजल्ट आया 2 यूनिट। क्या आया बेटा? 2 यूनिट आया। सुन लो ध्यान से जरा, कितना यूनिट आया? 2 यूनिट। तो दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 2 है, अगर वो 60 डिग्री पे एक्ट करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड जो होगा, सम का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट 12 और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड होगा 2।
निकाला कैसे है, कुछ भी नहीं करना है, सम तो पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, डिफरेंस में भी फॉर्मूला वही लगेगा, बस ए वेक्टर में नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर जोड़ना है, यानी कि जो ए और बी के बीच का एंगल है ना वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा बस। तो यहां एंगल चेंज होगा, मैग्नीट्यूड तो ए वेक्टर और नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर का सेम रहेगा, क्योंकि नेगेटिव वेक्टर की डेफिनेशन हमने यही बताई थी कि भैया मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए डायरेक्शन अपोजिट करनी है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो चाहे मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव बी हो वो तो सेम ही रहेगा, नेगेटिव वेक्टर की तो डेफिनेशन यही थी, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, जिसकी वजह से ए वेक्टर और नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर के बीच का एंगल चेंज हो जाएगा, बस और कोई बात है ही नहीं। यही सारी कहानी है वेक्टर एडिशन और वेक्टर सबट्रैक्शन की। चलो नोट वोट करो फटाफट बेटा, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट जो क्लास होगी ना उस क्लास में हम लोग बहुत सारी वेक्टर की और चीजें हैं जिनको डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में, ठीक है। क्या क्या डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम वेक्टर के कंपोनेंट करना डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और फिर वेक्टर का प्रोडक्ट भी पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद फिजिक्स की थोड़ी फील आनी स्टार्ट होगी। देखो इनिशियली फिजिक्स में काफी ज्यादा मैथ्स होती है, और अगेन एक छोटा सा सवाल है अपने सामने, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल 60 है, ए की वैल्यू 4 यूनिट है, बी की वैल्यू 3 यूनिट है, ए प्लस बी और ए माइनस बी अपन को फाइंड करना है। तो पहले तो ए प्लस बी कर देते हैं, यही हो जाएगा ए प्लस बी, तो अरे यही हो जाएगा ए प्लस बी, तो यहां कहीं बीच में रिजल्टेंट आ जाएगा, और वैल्यू क्या होगी उसकी, ए प्लस बी की जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड का अपन ऐसे भी दिखा देते हैं मॉड लगा के, इट मींस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हम बोल देते हैं ए और बी का जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड जो होगा, ये ऐसे लगा के भी हम लोग मैग्नीट्यूड दिखा देते हैं, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो होगा मतलब आर का मैग्नीट्यूड, बेसिकली ये आर है ना, इसका मैग्नीट्यूड बोल रहा है, ये हो जाएगा पहले का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दूसरे का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2 टाइम्स पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच के एंगल का कॉस, ठीक है। बहुत बढ़िया, अंडर रूट 16 प्लस 9 प्लस ये 1/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 आ गया, अरे 2 है ये 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और 60 is 1/2, ये 12 हो गया, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 37 आई गेस यूनिट में आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है, किसका बेटा, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब मुझे सबसे पहले ए वेक्टर में नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो क्या है, कोई दिक्कत ही नहीं है, जो ये अपने नजर आ रहा है ना बी वेक्टर, इसको पलट दो सेम डायरेक्शन में, तो पलट दिया सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड के साथ, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। मैग्नीट्यूड कितना है इसका, ए का तो है 4, बी का है 3, तो अब ए और नेगेटिव ऑफ बी के बीच में जो एंगल रहा वो कितना हो गया, 60 घटा दो 180 में से 120 बचा, अरे यही हुआ ना, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, सुनना जरा ध्यान से, कि ये ए वेक्टर है 4 यूनिट, ये बी वेक्टर है 3 यूनिट, ए वेक्टर है, ठीक, 60 डिग्री एंगल है, मुझे निकालना है ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है, एक नया वेक्टर है, इसको माइनस बी बोल रहे हैं हम, ठीक है, बट ये दिस इज अ डिफरेंट वेक्टर, दिस इज नॉट बी, दिस इज माइनस नेगेटिव ऑफ बी, दिस इज अ डिफरेंट वेक्टर, दिस इज नॉट बी वेक्टर, दिस इज नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर विच इज डिफरेंट वेक्टर। तो हमने भाई ए वेक्टर तो एज इट इज रखा और बी जो है उसको पलट के यहां ऐड कर दिया, दिस इज 4 यूनिट, दिस इज 3 यूनिट, दिस इज 120, क्योंकि एंगल अगर 60 था तो इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बी वेक्टर आएगा तो एंगल 120 हो जाएगा। अब 2 वेक्टर दिख गए हमें, वेक्टर एडिशन करना है, बस कर दो, अरे एडिशन ही करना है, जो रिजल्ट निकलेगा वो सबट्रैक्शन होगा बेसिकली, ये तो सिखा रहा हूं आपको, ऐसा सोचना नहीं कि आपको सबट्रैक्शन करना है, आप ऐड करो, ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर ऐड करो, सेम तरीके से जो भी रिजल्ट आएगा ना दैट इज सबट्रैक्शन इटसेल्फ, वो अपने आप में सबट्रैक्शन है, करना नहीं है सबट्रैक्शन जैसा कुछ, ठीक। पहले का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दूसरे का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2 टाइम्स पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच के एंगल का कॉस, ये क्या जी सर, देखो जरा कितना आ रहा है सबट्रैक्शन का जो
मैग्नीट्यूड आ रहा है 16 + 9, ये -1/2 होगा, -12 आ जाएगा, क्योंकि 2 से -1/2 का 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, -1 बचेगा, 12 × -1 -12 हो जाएगा, ये √13 आ जाएगा, √13 आ जाएगा। अरे 25 में से 12 गया तो √13 यूनिट। सो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड दैट वाज मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन। ठीक है, मेरे हिसाब से जो भी चीजें हमने आपको इस क्लास में बताई हैं बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए बेटा, बहुत अच्छे से आप लोगों को पता होनी चाहिए सारी चीजें। ठीक है, बहुत अच्छे से, राइट, क्लियर है। चलो, तो हमने पढ़ा क्या क्या आज देख लेते हैं एक बार। हमने स्टार्ट किया था बेटा चीजों को एक छोटी सी चीज से, वेक्टर और स्केलर होते क्या हैं। ठीक है, अब ये सेम चीज बेटा हम किस में लगाएंगे, हम डिस्प्लेसमेंट में लगाएंगे, हम वेलोसिटी में लगाएंगे, है ना, हम एक्सेलरेशन में लगाएंगे, हम फोर्स में लगाएंगे, हम मोमेंटम में लगाएंगे, सारी चीजों में अब ये फंडे लगेंगे। ठीक है, काम की जो बातें थी वो क्या थी वो मैं बता देता हूं, आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूं। ठीक है, सुन लेना ध्यान से, लेट मी एक्सप्लेन। ठीक है, कि एंगल जो होता है वेक्टर्स का, अभी जैसे हम एनालिटिकल मेथड से कर रहे हैं, एक तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था, बहुत ज्यादा वो यूज हम नहीं करेंगे, बट हम पैरेललोग्राम लॉ को बहुत ज्यादा यूज करने वाले, तो पैरेललोग्राम लॉ को हम थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है कि दो वेक्टर होता है, उनके टेल टू टेल का बीच का एंगल हमें पता होता है। ठीक है, और लेट्स से दो वेक्टर हैं, दे आर एक्टिंग एट एंगल थीटा, मतलब दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो हम निकाल सकते हैं किस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से। ठीक है, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट कहीं बीच में आएगा, और इस रिजल्टेंट की जो वैल्यू होगी, मतलब इस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन तो ऑब्वियसली यहां से निकाल लेंगे हम एक के साथ एंगल देख के, बट इसका जो मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट का, दैट विल बी ए स्क्वायर, पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2 टाइम्स पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच के एंगल का कॉस। बस खत्म कहानी। इतनी सी बात पे पूरा लेक्चर था, बस सिर्फ इतनी सी ही बात थी, और इसी पे पूरा लेक्चर था। एक बार फिर से लिख देता हूं मैं इसे, √√ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, सिंपल एज दैट। ठीक है, ठीक है ना। चलो, यहां तक की बात समझ में आ गई अच्छे से। अब ये रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, तब होगा जब थीटा 0 होगा, क्योंकि cos थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब ये रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, जब cos थीटा मैक्सिमम होगा। कब होता है वो 0, यानी कि 2 वेक्टर्स आर पैरेलल, जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे, यानी कि सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी कि सेम डायरेक्शन में जब होंगे, तो बेटा सीधी सी बात है, जो रिजल्टेंट आएगा वो मैक्सिमम आएगा। ठीक है, फील करने वाली बात है तो। और आर मिनिमम कब होगा, और इसकी वैल्यू जो होगी ना मैक्सिमम की, वो होगी दोनों वेक्टर के सम, मैग्नीट्यूड के सम के बराबर। ठीक है, और जो मिनिमम होगा, ये हमने मैथ से सीख लिया है, अभी इसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी उतारेंगे, डोंट वरी, तो हमने मैथ से सीखा है। और स्टार्टिंग में हमें बेटा फिजिक्स में, एक्चुअल में मैथ इज अ वेरी गुड एलाय ऑफ फिजिक्स, दे गो हैंड इन हैंड, है ना। फिजिक्स जो है वो एक सुपीरियर साइंस है, डोमिनेट करती है साइंस को, बट विदाउट मैथ्स वी कैन नॉट डू फिजिक्स। बहुत बड़ा रोल प्ले करती है फिजिक्स, मैथ्स फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स तो एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट है ही, लेकिन मैथ्स जो है वो बहुत हेल्प करती है। ये मैथ्स ही है बेटा आप जो पढ़ रहे हो, लेकिन इसका यूज बहुत है फिजिक्स में, इसीलिए हम इसे पढ़ रहे हैं, ये तो कोई मतलब ही नहीं था हमारा, है ना। हाँ, मिनिमम जो आता है तब आता है जब थीटा 180 डिग्री होता है, यानी कि बोथ ऑफ द वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। ठीक है, कब आता है, जब थीटा 180 डिग्री होता है, और आता कितना है, दोनों के डिफरेंस के बराबर। इसका मतलब होता है 2 वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो चीज है वो है कि इफ
two vectors act perpendicularly, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा दोनों के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट के बराबर। छोटी छोटी चीजें हैं और ये हमें याद होनी चाहिए, बहुत ज्यादा यूज करेंगे हम इनको, कि दो वेक्टर हैं 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं, तो पहले का स्क्वायर करो, दूसरे का स्क्वायर करो, ऐड करो और अंडर रूट ले लो, वो रिजल्टेंट है। दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, पहले और दूसरे को डायरेक्ट जोड़ दो नंबर की तरह, वो रिजल्टेंट है। दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, भाई पहले में से दूसरे को मतलब बड़े में से छोटे को घटा दो, वो रिजल्टेंट है। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे समझ में आना चाहिए सब कुछ। ठीक, सो दिस इज all we have studied so far in this particular chapter. In next class we will be doing a lot, और क्या कर रहे होंगे हम नेक्स्ट क्लास में बता देता हूं आप सभी लोगों को। ठीक है, exactly what we will be doing in the next class. In the next class उसमें थोड़ी फिजिक्स वाला जो एंगल है वो ऐड होगा, क्योंकि उसमें हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे बेटा? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स की चर्चा करेंगे। एक बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत बेसिक सा टॉपिक है, लेकिन सवाल इसके ऊपर बहुत बनते हैं। क्या सवाल इसके ऊपर बहुत बनते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट में हम लोग बेटा मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर पे चर्चा करेंगे, कि दो वेक्टर को अभी तक मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। सब्ट्रैक्ट में भी बेसिकली किया तो एडिशन ही है, बट हम नेक्स्ट क्लास में मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स भी पढ़ेंगे। अगर हमको ये समझ में आ गया ना, बस काम खत्म है, फिर आगे फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगा। अगर हमें ये मैथ्स का ये बेसिक समझ में आ गया, यानी कि हमें ये जो वेक्टर्स हम पढ़ रहे हैं ये अगर हमें समझ में आ गया, ये जो बेसिक है वो अगर हमें समझ में आ गया, तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। और ऑल एंड ऑल अपन को ये चीजें हैं जो नेक्स्ट क्लास में कवर करनी है। ठीक है, तो ब्रीफ में दे चुका हूं, लेक्चर में क्या पढ़ा है, रिजल्ट उसका आपके सामने है। अब आप लोगों को बहुत सिंपल सी चीज है जो करनी है, लेक्चर आपने पूरा देख ही लिया है, इस लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आप लोगों ने बना ही लिए हैं। एज अ सीरियस जेईई एस्पिरेंट आपको बेटा नोट्स टाइम टू टाइम अपने बनाने पड़ेंगे, और ये एग्जाम जो है इसका नेचर ऐसा ही है, ये ज्यादा वैल्यू उन लोगों को देता है जो लोग इसको वैल्यू देते हैं, यानी कि जो लोग इसकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं ना इस एग्जाम की, ये एग्जाम भी उनको वैल्यू देता है, उनसे निकल जाता है। ठीक है, सो दिस इज इट मेरी तरफ से आज की क्लास में इतना ही। बाकी की चर्चा हम लोग नेक्स्ट फिजिक्स की क्लास में करेंगे, जहां पे हम लोग वेक्टर्स के जो कंपोनेंट है वो निकालना सीखेंगे। यहाँ पे काफी फिजिक्स यूज होती है, तो मैथ्स था बाकी जो भी पढ़ा, और यहाँ पे फिजिक्स यूज होती है। बेसिकली दिस इज ऑल्सो मैथ्स, बट हाँ आपको पता चल जाएगा कि जो मल्टीप्लीकेशन है उसमें आगे जैसे भी हम यूज करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज को, तो आपको रिलेट करते जाओगे, हाँ सर ने वेक्टर्स में ये बताया था, वेक्टर्स में। तो ये ऐसा नहीं कि यहाँ से सवाल आपको फिजिक्स में देखने को मिलेगा, ऑल्दो ये चैप्टर आपको मैथ्स में भी पढ़ने को मिलेगा, बट मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, क्योंकि इतनी चीज आप लोगों को पता होगी तभी हम फिजिक्स में आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट इसी के ऊपर होगा, वेक्टर का ऊपर। उसके अगली क्लास में आप कौन सा चैप्टर है जो पढ़ना चाहेंगे, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कौन सा चैप्टर है आफ्टर वेक्टर्स यू वांट मी टू स्टार्ट, आप चाहते हो कि मैं स्टार्ट करूं वो चैप्टर, तो प्लीज जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मजा आया आप लोगों को, तो इसे शेयर करो, जितने ज्यादा लोगों के साथ कर सकते हो, और नए हो तो सब्सक्राइब तो जरूर करना चाहिए आप लोगों को, राइट। तो मिलते हैं इसी फीलिंग के साथ में अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।